ही दूसरी क्लास के लिए आ सकते हैं। चलो बैठो। तो हर दिन तुम लोगों को 11:30 का टाइम देके, कभी 11:40 पे मैं आता हूँ, 11:50, क्योंकि आते आते फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है यार, उसमें निकालते निकलते निकलते भागते भागते आओ, समझ रहे हो? तो इसलिए कोई बात नहीं, 2 दिन और है तुम लोगों की क्लास, 2 दिन और तुमको इसी ऐसे ही लेट आता हूँ मैं मिलूंगा। वैसे नहीं मिलूंगा क्योंकि उधर कल शायद ओवर हो जाएगा ऑनलाइन वाला, तो परसों से फिर मॉर्निंग वाली क्लास के चक्कर ही नहीं रहेंगे। उधर 8:30 से 10:30 पहली क्लास होती है, उसके बाद 11:30 इधर होती है, तो उसी में नहाओ फिर उसी में आओ। है किसमें? मन चुका भाई, वो जाके आ चुका, आ जाएगा कल, आ जाएगा, इवेंट लाइव हो जाएगा कल, उसी के लिए 3 दिन गए हुए थे। हाँ नहीं नहीं, तोहफा थोड़ी, वो तो टी शर्ट मिला था, मैं कहा चलो यार यही पहन के आज चलते हैं, क्या करूंगा घर पे रह के, अचार थोड़ी डालूंगा। हाँ ये बताओ मुझे कि क्या करवाया था लास्ट टर्न पे? B2S6 करवा दिया था, B3N3S6 करवा दिया था। अच्छा S3BO3 और Na2B4O7.10H2O है ना? तो चलिए एक काम करते हैं, ये देखिए हमने हमने क्या क्या कर लिया था। ए बातें मत करो भाई, बातें मत करो, इधर देखो, ये देखो भाई, ये देखो B2S6 आपने कर लिया था। मैंने कहा 2 सवाल, पहला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला सवाल। इसके बाद मैंने क्या बोला था? B3N3H6, इसके बारे में बताया था। देन हमने कहा था किसके बारे में? S3BO3 एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? Na2B4O7.10H2O है ना, इसको हम कहते हैं बोरेक्स। अपन ने इसको कर लिया था, इसको कर लिया था, इन दोनों को करना है। आ जाओ एक बार देख लो फटाफट से, रिवीजन में करा देता हूं वैसे ही। हाँ रख दिए। हाँ ये हो गया, ये दोनों ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहली चीज मैंने कहा था 2 सवाल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं बोलो जल्दी? 2। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। हटाना पड़ा, कौन से हाइड्रोजन को हटाओगे, ब्रिज वाले या साइड वाले? अगर मान लो बोलते एक्सेसिव मिथाइलेशन या एक्सेसिव क्लोरीनेशन या एक्सेसिव ब्रोमिनेशन, इसका मतलब क्या है कि किसी एक एटम को हटाना है, वहां क्लोरीन ब्रोमीन या मिथाइल लगाना है। तो बताओ यहां पे एक्सेसिव मिथाइलेशन करोगे तो कितने CH3 एग जोड़ेंगे? 4। B2H2CH कितना हो जाएगा? CH3 का होल 4। मान लो क्या है, ऑन एक्सेसिव क्लोरीनेशन, अब बताओ कितने Cl हटा, कितने H हटाओगे? 4। 1 2 3 4, तब क्या बनेगा? B2H2 और क्या बनेगा? Cl4। ठीक है, ये बात हो गई। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया था, बढ़िया कौन है? LiAlH4 या NaBH4? क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा, सॉरी कम होती है, तो वो H- जल्दी देगा। ठीक है, ये आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसके बाद मैंने कहा था BF3 प्लस NaH क्या होता है? H-, किसको देगा इलेक्ट्रॉन? BF के बॉन्ड में क्या बनेगा यहाँ पे? B2S6। यहां पे अगर हम बात करें ये क्या बना लेगा, तो यहां पे ये बना लेगा B2S6। वहां क्या बनेगा बोलो जल्दी? I2 प्लस NaBH4 क्या हुआ था? BS3 प्लस H-, H- ने कंबाइन किया, क्या बनाया? HI, साथ में क्या बना? NaI, साथ में क्या बना? B2S6। लेकिन एक बात तो, कुछ टाइम बाद ये कौन सी गैस निकाल सकता है? H2। ये एम्स का क्वेश्चन था, पहले ही बता दे। B2S6 क्या है? एक बेटर फ्यूल है। आगे क्लीवेज मैंने कहा था कितने तरह की? 2, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन है तो अनसिमेट्रिकल, अगर 3 डिग्री अमीन है तो सिमेट्रिकल, THF है तो सिमेट्रिकल। अच्छा ठीक है, मैंने कहा था अगर मान लो लो टेम्परेचर लेते हो, याद रखने का तरीका क्या बोला था? B2N2 होता है, अरे बोलो यहां पे क्या होता है? B2N2 और H कितना होता है? H12 होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहां पे क्या होता है? B2 नहीं सॉरी B3N3H6, यहां पे बताओ क्या हो जाता है? BNX, समझ रहे हो? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक बेंजीन। टेम्परेचर बढ़ाओ, हाइड्रोजन उड़ाओ, ठीक है। आगे आ जाओ, B3N3H6 सेंट्रो इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन, ये तीनों बातें कर ली थी। सब कुछ सिमिलर था ऑर्गेनिक बेंजीन के साथ, क्या डिसिमिलर था? कि ये बोथ पानी और HCl के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन आपसे पूछ लेगा तो इसका प्रोडक्ट मैंने लिख के आपको बताया था, और ये भी निकालना सिखाया था ये प्रोडक्ट आता कैसे है। आगे अगर हम बात करते हैं आपसे कि BCl3 को ले लिया, NH4Cl के साथ ट्रीट कर दिया, क्या बनेगा? B3N3H3Cl3। मान ले NaBH4 के साथ ट्रीट करेगा, क्या बन जाएगा? B3N3H6। हाँ या ना, जितने क्लोरीन है उतने हटा दे।
यहां बोल क्या बनेगा, B3N3H3CH3 का होल थ्राइस। अरे आना बोलो भाई, इस बार कौन हटाने वाला है, CH3। इस बार के जेईई मेंस का सवाल भी था ये। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन, AS3BO3, देखो इसमें भी 5 बातें पढ़नी है। अभी तक तुमने गिन के ना 7 से 8 बातें पढ़ी हैं। अगर तुम मोटा मोटा देखोगे तो तुमने 7 से 8 बातें पढ़ी हैं, और तुम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को देख लेना, एक एक लाइन को मैंने तुम्हें बता दिया, एक एक शब्द जो उसमें लिखा हुआ है। अब इसके अंदर भी है ना ये 5 बातें वैसे कहने के लिए हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, रिएक्शन, फ्लेम टेस्ट, एंड द लास्ट वन इज एसिड एंड एनहाइड्राइड। आइए एक एक बात को देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसको ऑर्थोबोरिक एसिड कहा जाता है, H3BO3 को। नॉर्मल सी बात है, कभी नहीं पूछा जाएगा। कैरम के पाउडर जो यूज करते हो ना कैरम खेलने के टाइम पे, तो वो पाउडर जो यूज किया जाता है वो यही होता है, स्लिपरी होता है सरफेस, सोपी होता है टच में। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी बेसिक बेसिक बातें लिखती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्थोबोरिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड। देखो वीक मोनोबेसिक, वीक मतलब कमजोर, मोनो मतलब एक, बेसिक मतलब जो H+ लेता नहीं है, जो OH- एक्सेप्ट करता है, H+ देता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? एक होता है प्रोटोनिक एसिड, एक होता है प्रोटोनिक एसिड, और एक होता है मोनोबेसिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड वो होता है जो H+ देता है, और OH- जो ले, H+ दे नहीं लेकिन OH- ले, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। बेसिक एसिड बेसिकली होता है, प्रोटोनिक एसिड होता है और बेसिक एसिड होता है। अब मान लो जैसे ये क्या होता है, एसिड है, तो अरेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, एसिड का काम क्या है दुनिया में, H+ देना, यानी इसको H+ देना चाहिए था। लेकिन अरेनियस का कंसेप्ट नहीं फॉलो करता है, कहता है नहीं मैं H+ देता नहीं हूं, रेदर मैं OH- लेता हूं बेस से। इसीलिए दुनिया इसको क्या कहती है, वीक मोनोबेसिक एसिड। आगे अगर हम बात करें, डू नॉट गिव H- एक्सेप्ट OH- फ्रॉम द बेस। बेसिक यार सिंपल सी बात समझो ना, मोनोबेसिक जो OH- एक्सेप्ट करे उसको हम बोलते हैं वीक मोनोबेसिक एसिड। H+ दे नहीं लेकिन OH- एक्सेप्ट करे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में, यहां पे अभी आगे चल के मैं क्लियर करूंगा, आपको भी लगेगा कि हाँ अच्छा ऐसी बात है। तो यहां पे ढंग से देखते जाइएगा, इस शब्द का मतलब बड़ा है। अगर हम बात करें जैसे कैसे लेता है सर, देखो बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस है ग्रुप नंबर 13 का है, कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए भाई ने, 3। बच्चा कितना इसके पास खाली ऑर्बिटल। क्या ये एक बात बताओ, अगर मैं इसको पानी से ट्रीट करूं, किससे ट्रीट करूं, पानी से, पानी के अंदर क्या होता है, H+ होता है और क्या होता है, OH-। अब पानी क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा, एक्चुअल में पानी कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल है। मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप हेलो अल्केन हेलो एरिन्स का चैप्टर खोलिए, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का जब ऑर्डर जहां पे बनाया गया है वहां लिखा गया है कि जनरली हम पानी देखते हैं और H+ और OH- में तोड़ देते हैं, हम महामूर्ख हैं। पानी कभी भी H+ और OH- में उसको मत तोड़ो, उसको सिर्फ इनऑर्गेनिक में तोड़ना, ऑर्गेनिक में नहीं टूटता है। इनफैक्ट वो टूटता भी नहीं, आपको कहानी बताता हूं। ऑक्सीजन के सर पे बैठा हुआ नजर आया लोन पेयर, लोन पेयर बोले तो लुइस एसिड, लुइस एसिड बोले तो नहीं 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 लुइस बेस, लुइस बेस बोले तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। मेरे भाई सामने वाले के पास लेने के लिए खाली कटोरा है, बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या करेगा, मैं तेरी भरूंगा। अब जैसे ही यहां पे अटैक करने जाएगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन ने नीचे एक बॉन्ड बना लिया, यानी 1 2 3, 1 2 3। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2। अगर उसने 3 बॉन्ड बनाया मतलब औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया, औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाने वाले के ऊपर एक चार्ज आता है, जैसे दुनिया वाले कहते हैं फॉर्मल चार्ज। जैसे ये फॉर्मल चार्ज आएगा, चल हट हाइड्रोजन कहीं का बड़ा है मेरे साथ बॉन्ड बनाने, और यहां से H+ निकलेगा, OH उससे जुड़ जाएगा। तो दरअसल पानी H+ और OH- टूट के नहीं जाता है, पानी पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल है, वो पूरा का पूरा अटैक करता है। वो अलग की बात है, पानी ने जैसे ही अटैक किया, एक बॉन्ड बना, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3, जो कि उसकी औकात से ज्यादा है। सर पे पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट करने के लिए वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकाल देगा। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा आपका, ये देखो, अब वो जो H+ आया है वो वाटर से आया है, वो वाटर से आया, कभी स्टेटमेंट में घुमाएगा, कभी स्टेटमेंट में घुमाए कि जो H3BO3, हम ये तो जानते हैं कि H3BO3 H+ नहीं देता है, वो तुमसे बोलेगा व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H3BO3 इज टेकन, H+ तो वहां आया। वो H+ कहां से आया भाई, तो वो पानी से आता है, हमेशा याद रखिएगा। तुमसे बोलेगा कि बताओ H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, लेकिन आप उसको पानी में डालोगे तो वो तो H+ देता है, कहां से H+ आया, कहना मूर्ख नालायक, वो H+ H3BO3 का नहीं है। H3BO3 को तू पानी में डालेगा तो बोरॉन के पास क्या है, खाली कटोरा, और पानी कंप्लीट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, अरे है या नहीं है। तो वो पानी जब अटैक करेगा, वो पानी जब अटैक करेगा तो यहां से H+ निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो इसलिए याद रखिएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, BOH का होल 4
सर पे आ गया माइनस, ठीक है, ये माइनस आ गया, और ये H प्लस कहां से आया? तो ये पानी से आया, ठीक है। तो ये दोनों लाइन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, आपको अपना कंसेप्ट खोल के रखना है। आगे सुनिए, यहां पे H3BO3 है, ये 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है मेरे भाई? 3.5। कितनी होती है बोलो जल्दी? 3.5। अगर 3.5 है तो एक बात मुझे सोच के बताओ, 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हर वो एच केमिस्ट्री की दुनिया में क्या कहा जाता है? एक्टिव एच। एक्टिव एच के टोटल केमिस्ट्री में कितने काम होते हैं? 3। कितने काम होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? सॉल्वेंट। पहला कौन सा? सॉल्वेंट। दूसरा एसिड बेस रिएक्शन। तीसरा एच बॉन्डिंग। अपनी एच बॉन्डिंग कहां की है? इनऑर्गेनिक वाली है। बाकी वो दोनों फैक्टर कहां पे ऑपरेट होते हैं? ऑर्गेनिक। अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात करता हूं, क्या ये एक्टिव एच या नॉर्मल एच, तो आंसर होगा एक्टिव एच। एक्टिव एच है तो क्या ये किसकी तरह काम कर सकता है? ये मुझे बताओ। अगर ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा तो कौन सा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? SN1 SN2 रिएक्शन के अंदर तुम्हारी पीपीएस बड़ी मदद करेगा। आपको पता है SN1 के अंदर आप कौन सा सॉल्वेंट लेते हो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मैं बोलूं कि अल्कोहल ले लिया, कौन सी मैकेनिज्म? कहना SN1। मैंने कह दिया वाटर ले लिया, कौन सी मैकेनिज्म? कहना SN1। मैंने कह दिया NH2 ले लिया, कौन सी मैकेनिज्म? कहना SN1। कई चीजें आप सॉल्वेंट से देख के पहचान जाओगे। जो SN1 में होता है वही E1 में होता है, फर्क टेम्परेचर का होता है भाई। एक जगह टेम्परेचर कम होता है, दूसरी जगह टेम्परेचर ज्यादा होता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एक एंटी बॉन्डिंग में लात मार के लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, एक बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को ट्रैप करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है। तो इसीलिए हम कहते हैं SN1 E1 में कोई अंतर नहीं है, SN2 E2 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, टेम्परेचर का अंतर है साहब। टेम्परेचर कम लिया सब्स्टिट्यूशन होगा, टेम्परेचर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन। टेम्परेचर कम लिया SN2, टेम्परेचर ज्यादा लिया E2। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब दूसरी बात मेरी भी सुनना, सॉल्वेंट का यूज अगर हम बात करें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा किसको बताएगा? आपके सिलेबस का सवाल तो इसी बात पे हो जाएगा, सॉल्वेंट देख के। आपने पानी देखा, अरे सर SN1 जाएगा इसके अंदर। आपने DMSO देखा, आपने कहा सर SN2 जाएगा। आपने एसीटोन देखा, आपने कहा SN2 जाएगा। DMSO देगा, DMF देगा, या एसीटोन देगा, या DMA देगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा चारों के अलावा आपको नहीं देगा। सबसे ज्यादा कॉमन पूछा जाने वाला DMSO होता है भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? 4 सॉल्वेंट देख के मैं खत्म कर देता हूं सवाल, SN2 का ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए सॉल्वेंट आपको बहुत कुछ समझ देते हैं। इसलिए याद रखिएगा पहली चीज तो कि सॉल्वेंट को अपन पहचाने कैसे सर? तो एक्टिव एच देखा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलोगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक्टिव एच के कितने काम? 3। एक्टिव एच के कितने काम? 3। एक्टिव एच के कितने काम? 3। पहला कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहला कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा एच बॉन्डिंग। दूसरा एच बॉन्डिंग। तीसरा एसिड बेस रिएक्शन। मेरे भाई क्या ये एच बॉन्डिंग कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर बाजू वाला हाइड्रोजन एटम है तो हाँ है ना? ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अबे यार, अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन जो है, क्या ये बाजू वाले हाइड्रोजन से एच बॉन्डिंग नहीं करेगा? ये वाला ऑक्सीजन भी तो दूसरे H3BO, अरे ये हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है? दूसरे के ऑक्सीजन से। तो एक बात मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन भी तो किससे जुड़ेगा? दूसरे के हाइड्रोजन से। अब सुनना, यहां पे मस्त बात बताता हूं, ये देखो 1 2 3, कितनी एच बॉन्डिंग हो रही है टोटल? 2 2 4 2 6। एक H3BO3 उठा लो, एक H3BO3, 6 हाइड्रोजन पर यूनिट जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? 3 तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है और 3 इसके ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो ये लाइन जेईई मेंस में पूछ ली थी अभी कुछ वर्षों पहले कि एक H3BO3 से कितने हाइड्रोजन पर यूनिट जुड़े हुए हैं? तो 6 हाइड्रोजन पर यूनिट। दूसरी चीज, ये 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सोपी टच होता है इसका, स्लिपरी सरफेस होती है इसकी। कैरम बोर्ड के अंदर जो पाउडर यूज करते हो वो यही है। हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्यों बोला? 2 4 6 हेक्सागोनल, चूंकि एक ही प्लेन में है इसलिए हमने क्या बोला? हेक्सागोनल प्लानर। तो H3BO3 के बारे में 3 बातें। पहली बात कौन सी है? सोपी टच है, स्लिपरी सरफेस है, चलो वो सब एनसीईआरटी की बातें हो गई। 6 हाइड्रोजन पर यूनिट, टेक्निकल बात। दूसरी चीज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तीसरी 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये था H3BO3। H3BO3 H प्लस लेता, H प्लस देता नहीं है, OH माइनस लेता है। जब पानी में डालोगे तो जो H प्लस दिखता है वो किसका है? पानी का है। ठीक है, आगे आ जाते हैं मेरे भाई। यहां पे आपने ले लिया BCl3, देखो क्या है, वही बात है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर कितने हैं? 2। मान लो यहां पे ऑक्सीजन ने जाके जोर का झटका हाई जोरों से मारा, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे कल्लो रानी यहां से बाहर निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। क्या है? लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि इनको कहा जाता है स्पीसीज विच कैन बी एलिमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
is known as living group. तो species which can be eliminated in form of negative charge from inorganic compound is also known as living group. समझ रहे हो? हर वो स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर निकाली जा सकती है, दुनिया उसे लिविंग ग्रुप कहती है. जो जितनी जल्दी छोड़ के चला जाए, समझ जाना, वो उतना बेहतरीन लिविंग ग्रुप है. ऑक्सीजन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल जब यहां पे अटैक किया, यहां से कल्लो रवाना होती हुई दिखी. और सच कहूं तो कितनी बार, 1 2 3, क्या 3 बार OH आके जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? ये बता. H+ फिर बाद में निकाल देगा वो. अरे कैसे निकालेगा? ये देखो ना, ये रहा B, ये रहा O, ये OH2 पॉजिटिव लिखता हूं. क्या लिखता हूं? OH2 पॉजिटिव. ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं OH2 पॉजिटिव. और एक मैं दिखा देता हूं, ये रहा O, ये रहा H, ये रहा H, और इसके सर पे पॉजिटिव. चल हट, H+ कहीं का बड़ा आया मेरे साथ बॉन्ड बनाने, भाग यहां से. अरे आना बोल भाई. वैसे ये भी बोलेगा, वैसे ये भी बोलेगा. तो ये तो तेरा क्या बन के निकल के आ गया पिक्चर में? S3BO3. क्या निकल के आ गया? S3BO3. BOH, 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 H3BO3. और साथ में कौन निकला? H+. वो किससे कंबाइन करेगा? Cl-. और क्या निकल गया? बोलो जल्दी. HCl. यहां पे क्या निकल गया? HCl. BCl3 को आपने पानी में डाला. अगला देखो, कह रहा है B2S6 ले लो. B2S6 को पानी के साथ ट्रीट कर दो. आराम से सोचो, बहुत आराम से बात है. एक बात तो, B2S6 का मतलब क्या है? BS3 का डाइमर इन्होंने मिलकर बनाया. बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम 2.1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन की 2.1 होती है. इसका 2.0 और इसका कितना होता है? 2.1. अब एक बात तो, पानी की प्रेजेंस में तोड़ोगे तो पानी में कितने हिस्से हैं? 2. एक H+ है और दूसरा कौन सा है भाइयों? OH-. एक कौन सा है? H+ और एक कौन सा है? OH-. बता, H+ किधर जाएगा, OH- किधर जाएगा? सर ईएन जिसकी ज्यादा है उधर तो क्या जाएगा? OH-. अरे जाएगा, हाँ H+ जाएगा घोंचू. 2.1 है. कितना है यहाँ पे? 2.1. ये कितना है? 2.0. OH- किसकी तरफ जाएगा? B की तरफ. OH- किसकी तरफ जाएगा? B की तरफ. OH- किसकी तरफ जाएगा? B की तरफ. लेकिन H+ किधर जाएगा? H की तरफ. तो यहाँ पे H2 तो निकल गया, और साथ में क्या बन गया आपका? H3BO3. H3BO3. दूसरी बात ये है कि आप BX3 को पानी के साथ ट्रीट करो. दूसरी बात ये है B2S6 को पानी के साथ ट्रीट करो. और तीसरा ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अब तीसरा क्या है? मान लो S3BO3 ले लिया, पानी के साथ ट्रीट किया, बताओ क्या बनेगा? बनाओ बनाओ. S3BO3 प्लस वाटर. पेन कॉपी उठाओ यार, अब तो नॉर्मल सवाल है यार तुम्हारे लिए, सामान्य सा नॉर्मल सवाल है. अब अरे क्या है यार, बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है 3 बॉन्ड के साथ. ऑक्सीजन यहां पे जाके अटैक करेगा तो क्या जुड़ जाएगा? बी. एक OH ऑलरेडी था, दूसरा OH, तीसरा OH भी ऑलरेडी था, चौथा भी OH ही जाके जुड़ेगा. अरे समझे? ए, और ए को कह रहा है सिस 1,2 डाइऑल. सिस 1,2 डाइऑल किसे कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल को. कहां लिखा हुआ है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड. इथाइलिन 1,2 डाइऑल के साथ ट्रीट करेंगे. क्यों ट्रीट करेंगे? इसका टेस्ट करने के लिए. तो अब यहां पे अगर आप देखिए, ये OH OH है. सिस 1,2 डाइऑल का मतलब, 1,2 डाइऑल का मतलब होता है, ये देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन. इसके पहले पोजीशन पे OH है, इसके दूसरे पोजीशन पे भी OH है. समझ रहा हूं मेरी बात को? सिस 1,2 दोनों एक साइड है, तो सिस 1,2 डाइऑल इथाइलिन ग्लाइकॉल को कहते हैं. किसको कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल. तो हो सकता है वो सिस 1,2 डाइऑल भी लिखे, हो सकता है वो तुमसे इथाइलिन ग्लाइकॉल भी लिखे. दोनों की प्रेजेंस में टेस्ट करते हैं इसका कंफर्मेशन. कैसे कंफर्मेशन टेस्ट होता है? चूंकि एक बोरॉन पे 2 OH क्या है? हाईली अनस्टेबल है.
अब जब हाईली अनस्टेबल है तो ये निकलना चाहेंगे। अब निकलना चाहेंगे तो हमने क्या किया, ये देखो, ये रहा बोरॉन, ये रहा बोरॉन, इस बोरॉन का ये रहा OH, ये रहा OH, एक कार्बन पे 2 H हाईली अनस्टेबल, तो एक बोरॉन पे 4 OH तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे। हमने क्या लिया, सिस 1,2 डाइऑल। देखो 1,2 डाइऑल का मतलब पहले पोजीशन पे OH होगा, दूसरे पोजीशन पे OH होगा। सिस 1,2 का मतलब एक साइड होगा, तो सिस 1,2 डाइऑल। अब सिस 1,2 डाइऑल लेके अपन जब इसको ट्रीट करते हैं सिस 1,2 डाइऑल के साथ, सिस 1,2 डाइऑल के साथ जब अपन इसे ट्रीट करते हैं, तो यहां पे देखना क्या होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पे ये निकल जाएगा पानी, यहां पे क्या निकल जाएगा, पानी, क्या निकल जाएगा, पानी, यहां पे क्या निकल जाएगा, पानी, और यहां पे भी क्या निकल जाएगा, पानी। जैसे ही पानी निकलेगा, अब देखो, अब जो बचा, अब जो बचा उसे हम कहेंगे इथाइल बोरेट। क्या बोलेंगे, इथाइल बोरेट, बर्न्स विद द ग्रीन फ्लेम। और ये ग्रीन फ्लेम जो होता है ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ व्हाट, BOH का होल 4 माइनस। ठीक है, ये जो H3BO3 को पानी के साथ ट्रीट कराया, एक बोरॉन पे 4 OH जुड़ गए जो कि हाईली अनस्टेबल था, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हमने क्या कहा कि चिलेशन करा देते हैं। चिलेशन कराने के लिए हमने क्या लिया, सिस 1,2 डाइऑल, जिसे हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल भी। इससे क्या हो गया, रिंग का फॉर्मेशन हो गया, और रिंग का फॉर्मेशन होते ही इसको हम कहते हैं इथाइल बोरेट। जब इसको देखोगे तो ये बर्न्स विद द ग्रीन फ्लेम, और ये कंफर्म करता है कि ये क्या है, ईथर है। क्या है, एक तरीके से ईथर, काइंड ऑफ ईथर होता है। ठीक है, जैसे ROR होता है ना, वैसे CaOB जो है वो भी एक काइंड का क्या है, ईथर ही है। समझ रहे हो, एक्चुअल में ईथर की परिभाषा ऐसी नहीं है कि कार्बन के बीच वाला ऑक्सीजन ही ईथर कहा जाता है। दो नॉन मेटल के बीच वाला जो ऑक्सीजन होता है जनरली वो ईथर की प्रॉपर्टी शो करता ही करता है, तो इसे कहा जाता है बर्न्स विद द ग्रीन फ्लेम। इसे हम कहते हैं इथाइल बोरेट। अब जरा गौर से देखना, H3BO3 को जब H2O के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बना, BOH का होल 4, एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल, तो एक बोरॉन पे 4 OH है, वो सोचो कितने अनस्टेबल होंगे। अब स्टेबल होने के लिए क्या हुआ, तो केमिस्ट्री में एक प्रोसेस चलता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने के लिए, दैट इज आप चिलेशन कर लो। चिलेशन मतलब रिंग का फॉर्मेशन। रिंग का फॉर्मेशन हम किसके जरिए करते हैं, 1,2 डाइऑल के जरिए करते हैं, सिस 1,2 डाइऑल। तो बनता क्या है, इथाइल बोरेट। इसकी प्रेजेंस कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे ही इसको ले जाओगे फ्लेम के अंदर, ये किस फ्लेम के साथ जलने लगेगा, ग्रीन, ये इस बात को कंफर्म कर देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात हो गई। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये देखना, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, और इसके बाद से ये फ्लेम टेस्ट बेसिकली वही था। इसके बाद आता है एसिड एंड एनहाइड्राइड। तो एक काम करो, पहले इसको नोट करो तुम, पहले इसको ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। कुछ गिनी चुनी बातें, ऑर्थोबोरिक, वीक मोनोबेसिक, H+ नहीं देगा, OH- लेगा, लेकिन पानी में जाने के बाद जो H+ देता है वो पानी का ही H+ देता है। ठीक है, ये सब नोट करिए। 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, 6 हाइड्रोजन पर यूनिट जुड़े होते हैं, हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है। B2S6 नहीं तो H3BO3, सबसे पहले सवाल यहीं से पूछेगा, और यहां से बचा लिया तो फिर तुमसे पूछेगा इनऑर्गेनिक बेंजीन, वहां से भी बच गए तो बोरेक्स। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बोल सकते हो, वो प्रिपरेशन ही तो था। इनऑर्गेनिक बेंजीन से क्या हम बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं। हाँ, वही बात है, वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब पढ़ोगे तब ना, तुम पढ़ोगे तुमको रिलेट हो जाएगा। अब मैं कितनी बातें तुमको ऐसे, तुम्हारे लिए भी थोड़ा बहुत काम रहना चाहिए। इनऑर्गेनिक बेंजीन पढ़ोगे, उसमें लिखेगा इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ H3BO3, देन यू मस्ट नो दैट हाउ इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर H3BO3।
चले। ऑर्थोबोरिक एसिड नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, H+ नहीं देगा, वो H- लेगा, लेकिन पानी में डालोगे तो H+ दिखाई देगा, वो पानी से आया हुआ H+ है। 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, 6 हाइड्रोजन पर यूनिट। ठीक है, इसके बाद BX3 को लेके प्रिपरेशन कर लो, B2S6 को लेके प्रिपरेशन कर लो। ये जो फ्लेम टेस्ट वाली बात है, cis-1,2 डाइऑल वाली, ये यही वाली बात है। रुको इसको लिख देते हैं हम प्रॉपर। ये देखो, एक्चुअल में उसने बोला है A, तो ये देखो ये क्या होता है B, ये होता है OH, ये भी छाप लो, ये OH, ये OH, ये OH। जब cis-1,2 डाइऑल का मतलब क्या हो जाता है, CH2OH। ठीक है, ये निकाल लेना अपना आराम से, मैं यहां डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं। यहां पे रिंग का फॉर्मेशन हो गया, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी मिल गई। और इसी को हम कहते हैं इथाइल बोरेट बॉन्ड्स विद द ग्रीन फ्लेम। इथाइल बोरेट बॉन्ड्स विद ग्रीन फ्लेम, बॉन्ड्स विद ग्रीन फ्लेम। अगला आ जाते हैं एसिड एंड एनहाइड्राइड। रुक जाओ, पेन कॉपी छोड़ दो। देखो क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, अब ऑर्थोबोरिक एसिड में से क्या निकालते हो, पानी निकालते हो, तो क्या बनता है ये HbO2। देखो सिंपल सी बात है, 2 हाइड्रोजन गायब करो, 1 ऑक्सीजन, HbO2 बन गया। ऑर्थो वर्ड ही क्यों यूज किया गया? ऑर्थो क्या सबके लिए यूज किया जा सकता है? अन्यथा ऑर्थो की कुछ लिमिटेशंस हैं, ये मुझे बताइए। ये ऑर्थो जो शब्द यूज किया गया है, ये क्या सबके लिए यूज कर सकते हैं हम? क्यों, कहां यूज होता है? तक बेंजीन में 350 नंबर टेस्ट का है ना। अगर हम इस बात में अटके हुए हैं कि ऑर्थो शब्द सुनते ही सिर्फ हमको बेंजीन याद आ रहा है, इसका मतलब ये है 350 से 450 की रेंज में हम अटके हुए हैं, और भी ज्यादा मैंने बोला है। एनीवे, ऑर्थो शब्द का मतलब क्या होता है ये बताइए। ऑर्थो कहां यूज करोगे? क्या ऑर्थो कार्बोनिक क्यों नहीं बोलते हो? ऑर्थो बोरिक ही क्यों बोलते हो? हाँ, बोलो बोलो। जब कभी किसी भी एसिड के अंदर से पानी निकालने के बाद भी वो H+ देने में सक्षम रहे, तो याद रखिएगा उसके लिए ही ऑर्थो वर्ड यूज होगा। H2CO3 पानी निकाल दोगे, वो H+ देने में सक्षम ही नहीं है। निकाल लो H2CO3, 2 H तो गायब कर दिया तुमने। पानी निकालने के बाद भी अगर कोई H+ देने में सक्षम है, उसी के नाम के आगे ऑर्थो लगता है, अन्यथा सबके नाम के आगे ऑर्थो नहीं लगता है। अगर मैं बोलूं ऑर्थो फॉस्फोरिक बनता है, ऑर्थो कार्बोनिक नहीं बनता है, ऑर्थो बोरिक बनता है, लेकिन और सब नहीं बनता है। HNO3 को कभी ऑर्थो नाइट्रिक हमने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। क्यों? जिस भी एसिड में से पानी निकालने के बाद वो H+ देने में सक्षम है, उसी के नाम के आगे ऑर्थो लगेगा। पानी निकाला, H+ देने में सक्षम है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोबोरिक एसिड। एक और अस तो इस बात पे डिसाइड होंगे कि वो अपने हायर में है या अपने लोअर में। नाइट्रोजन +5 में है, नाइट्रिक, +3 में है, नाइट्रस। फॉस्फोरस +5 में है, फॉस्फोरिक। अगर +3 में है, फॉस्फोरस। सल्फर +6 में है, सल्फ्यूरिक। अगर अपने लोअर में है, सल्फ्यूरस। बोले तो एक, बोले तो अस, एक बोले तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही आइट बोले तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अस बोले तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही एट बोले तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। आइट, एट, एक, अस। समझ में आई मेरी बात? लेकिन आइट कब लगेगा, एट कब लगेगा? अगर मैंने इसको लिख दिया BO3-3, सारे H+ निकाल दिए, बोरेट। क्या बन जाएगा? बोरेट। क्या बन गया? बोरेट। एट हुआ, आइट हुआ, सब कहां पे लगता है? एनआईएन में। आइड हुआ, कहां लगता है? एनआईएन में। पूरी केमिस्ट्री गोल है, एक चीज है ये। एट हुआ, आइट हुआ, आइड हुआ, बस लिगेंड में जाओगे तो आइडो, एटो, एटो। यही तो बोल रहे थे तुम। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। एक अस, आइट, आइट, एट, एक अस, आइट, एट,
और अगर हम बात करें सर आइड क्या है, मैंने उसका भी तरीका बताया था, एलिमेंटल फॉर्म तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है और फिर भी नेगेटिव रखे हुए हैं, तब आइड। सल्फर पे -2 सल्फाइड, ऑक्सीजन पे -2 ऑक्साइड, O2 - 2 पर ऑक्साइड, O2 - सुपर ऑक्साइड। अगर लिगेंड की तरह काम करने लगे सुपर ऑक्साइडो, ऑक्साइडो, पर ऑक्साइडो, सारी चीजों में ओ बस लगा देना। बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो इसका नाम है बोरेट, इसका नाम क्या है बोरेट, इसका नाम क्या कहा जाता है मेटाबोरिक एसिड, क्योंकि अभी भी ये H+ दे सकता है। अब इसको क्या बोलोगे, BO2- को क्या बोलोगे, मेटाबोरेट। क्या बोलोगे, मेटाबोरेट। अगर वो बोरेट है तो ये क्या है, मेटाबोरेट। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबोरेट। अच्छा एक बात बताओ, मेटाबोरेट अब देखना जरा गौर से, 1 मोल B2O3 को जब पानी में डालोगे तो 2 मोल H3BO3 बनता है। क्या बोला मैंने, 1 मोल B2O3 को जब पानी में डालोगे तो 2 मोल H3BO3 बनता है। अब बना के देख लो चाहो तो, B2O3 ले लो, 1 मोल B2O3 को लेके पानी में डालोगे तो कितने मोल बनेंगे, 2 मोल H3BO3 बनेंगे। 1 मोल B2O3 से 2 मोल H3BO3। अब ये बात जिसने याद रख ली अभी, उसके लिए आगे की कहानी बड़ी आसान है, और नहीं याद की है तो बोरेक्स तक तड़पते रहोगे, रटते रहोगे सर। आइए सुनिए, एक एक करके समझाता हूं। हाँ, दुनिया का हर वो एसिड जो पानी निकालने के बाद भी H+ दे सकता है, उसके नाम ऑर्थो लगेगा। मेटा वाले में नहीं, ऐसा मेटा तो अलग शब्द हो गया ना, उससे छोटी यूनिट के लिए मेटा बोला है। अब ऑक्सी एसिड आपके सिलेबस में होता तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब चूंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ऑर्थो का जिक्र किया इसलिए मैंने ऑर्थिक बना के छोड़ दिया। इसको छाप लीजिए, यही होता है आपका क्या, एसिड एंड एनहाइड्राइड। अब जैसे B2O3 है, ये पता है क्या है, एनहाइड्राइड है। क्या है, एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड है, H3BO3 का एनहाइड्राइड है। अब इसको नोट कीजिए, अभी मैं समझाता हूं, थोड़ा सा इसको पहले नोट तो करो। अच्छा पीछे वाला भी कुछ लिखना है क्या, अभी ये लिखा नहीं था तुम लोगों ने, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट कीजिए। वेडनेसडे को हम रिवीजन रखेंगे D&F ब्लॉक का, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, टाइम यहीं पे बता दिया जाएगा आप लोगों को। D&F ब्लॉक का रिवीजन रखेंगे। सॉल्ट और पी ब्लॉक का तो देखो नहीं कराऊंगा रिवीजन, पहले बता दे रहा हूं। D&F ब्लॉक का सबसे पहला रिवीजन लेंगे, वो लेंगे मंडे को, ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे 2 दिन अभी और लगेगा इस चैप्टर को खत्म होने में। ठीक है, तो वेडनेसडे से अपन चालू करेंगे D&F ब्लॉक का रिवीजन। वही ट्यूसडे इसी ले ले रहा हूं, मंडे ट्यूसडे। कैसे, नहीं नोट्स आप अपने पास रखना, मैं तो मुंह से ही बोलूंगा। कुछ की पॉइंट उठा के लेके आएंगे, तुम अपना नोट्स, तुम एक काम करना, तुम अपना नोट्स लेके आना सारा बस, सॉल्ट एनालिसिस की तरह उसको करेंगे। एनसीईआरटी लेके आओ, उसी में सवाल लिखूंगा, सवाल के जरिए रिवीजन होगा उसमें, जैसे सॉल्ट में करवाया था। 15-20 सवाल पूरे चैप्टर से निकालेंगे और 15-20 बढ़िया पॉइंट निकालेंगे। वही 15-20 पॉइंट और 15-20 सवाल पे पूरा चैप्टर टिका रहेगा। सॉल्ट एनालिसिस में भी कितना सवाल है, आई थिंक मुझे लगता है 30 से ज्यादा सवाल नहीं होगा, 30 सवाल होगा गिन के, और उसको अगर लेके रिवाइज कर लो पूरा सॉल्ट एनालिसिस, तुम्हारा रिवाइज हो जाए बड़े आराम आराम से। चलें,
चले भाई। 1 मोल B2O3 को पानी में डालोगे तो 2 मोल S3BO3 बनेंगे। इसे ही कहते हैं इथाइल बोरेट बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम। बहुत जल्दी आ गए यार तुम लोग। सोए थे? बढ़िया यार। अभी नींद नहीं आता है? पहले तुम लोगों को बहुत आता था नींद यार। अब ऐसा क्या हो गया कि नींद आना बंद हो गया? प्योरिफिकेशन? हाँ प्योरिफिकेशन। हाँ प्योरिफिकेशन ऑर्गेनिक में। हाँ तो क्या हुआ? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन मैंने करवा रखा है वाईटी पे, जाके देखो, बहुत बढ़िया तुमको समझ में आ जाएगा। गधास गधाक समझ में आ जाएगा। 3 लेक्चर में पूरा आराम आराम। अरे तुमको मजा आ जाए, तुम्हारे दिमाग में रट जाएगा सब कुछ। वो सब तो बेस्ट पार्ट है। करा रखा है मैंने, उस पे देखो ना। नीटेक संकल्प वेदांतु जो ऑर्गेनिक मैंने लिया है पूरा जीओसी में, उसको खत्म किया भाई। पीओसी करवाया मैंने, सब कुछ करवाया उसमें। उसमें इतना आसानी से बताया, कभी तुमको जलेबी की दुकान पे ले गया हूं मैं, चाशनी बनाते बनाते तुमको समझा दिया वहां पे। क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, उससे आसान भाषा में कोई समझा ले तुम चेक कर लेना। क्रोमेटोग्राफी जो लोगों को नहीं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब एकदम आसान भाषा में, तुमको मतलब मजा आ जाएगा। मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी तो मैं ऐसे तुमको आसानी समझा सकता हूँ। एक पेपर लेना, तुमको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसे तुम लोग वो नहीं पढ़ते हो यार, बता रहा हूँ, तुमसे रिलेट हो जाएगा। अरे वो बायोटेक में पढ़ते हो बे, कहा नाम हो, हम भूल गए। इलेक्ट्रो जेल इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस, वही है थिन एक तरीके से। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, तुम जाके देखना, मजा आ जाएगा। जैसे मान लो एक पेपर लो, उसमें ना एक मस्टर्ड ऑयल डालना है, एक बूंद, बस एक बूंद। एक नारियल का डालना, और एक क्या डाल देना, आलमंड्स। 2 दिन पेपर में छोड़ देना, देखना तीनों के तीनों 3 रेंज तक गए होंगे। समझ रहे हो? मतलब वो छोड़ दोगे ना ऐसे ही लगा के, तो वो धीरे धीरे फैल के जाएगा आगे तक। समझ रहे हो? आगे तक वो फैल के जाएगा। एक बूंद ऐसे डाल के छोड़ दोगे तो वहीं नहीं टिका रहेगा, वो मोबाइल होगा उसमें। तो उसमें सब कुछ समझा रखा है, कौन मोबाइल फेज है, कौन एल्यूएंट है, और बहुत आसान भाषा में समझाया है। मतलब वो तुम 3 घंटा इन्वेस्ट करोगे, 3 लेक्चर वो एक्चुअल कहने के लिए, लेकिन वो 3 घंटा इन्वेस्ट करोगे। 3 घंटा भी नहीं करना पड़ेगा, तुम 2x पे करना। हाँ तो 2x पे तुम करना, नहीं 4x पे भी मत करना, 2x पे करना। एनसीईआरटी लेके बैठना, इधर पीवाईक्यूज उसके बाद सॉल्व कर लेना। तुमसे एक सवाल नहीं रुकेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। समझ रहा हूं? उसमें अभी एक लेक्चर बाकी है, बस न्यूमेरिकल्स कराना है, जेल्डाल, ड्यूमास और ये इस पे लसांग पे। बस न्यूमेरिकल करवाना है, बाकी सब करवा रखा है थ्योरेटिकल वाला। तो बस एक लेक्चर लेके मैं न्यूमेरिकल्स अभी जल्दी करा दूंगा उस पे। हाँ क्या चीज? हाय न्यूमांस, ड्यूमास और जेल्डाल? नहीं 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 नहीं, बता रखा है ड्यूमास और जेल्डाल पहचानते कैसे, N2 और NH3। न्यूमेरिकल उसमें किसी का नहीं करवाया, न्यूमेरिकल के लिए अलग से लेना है सेशन उस पे। अभी मैं इधर ऑफलाइन वगैरह से फ्री हूं, तो मैं उधर सारा उस पे करा रखा है। यूपीएससी पूरा करा रखा है, जीओसी पूरा करा रखा है, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन। मतलब उस पे 11th का अभी मैं 15 मार्च के पहले पहले 11th का पूरी ऑर्गेनिक डाल दूंगा। 12th की ऑर्गेनिक बहुत जगह पड़ी हुई है, मतलब कई जगह पे ऐसी फैली हुई है, कहीं टेलीग्राम पे फैली हुई है, कहीं यूट्यूब पे फैली हुई है, तो वो तो मिल जाता है कहीं ना कहीं से। एक एक करके क्या क्या करें, मतलब मर जाए अभी बताओ। पहला क्लास तुम लोगों का लेते हैं, फिर दूसरा क्लास जाते हैं, मैं सॉरी, पहला क्लास मंथन, दूसरा क्लास यहाँ, तीसरा क्लास उनका बैच नंबर 5, और उसका चौथा मंजिल जाके रिकॉर्ड करो।
नहीं, लेकिन वैसे ये 3 दिन का और कष्ट है, 3 दिन बाद आई विल बी फ्री। आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ भाई। अब आ जाते हैं Na2B4, लेकिन उससे पहले ये बात समझाओ सर, ये वाली बात हमको समझ में नहीं आई। आओ तुमको एक बात समझाता हूं। कैसे आपने कहा कि 1 मोल का B2O3 2 मोल का H3BO3 बनाएगा? आओ समझाता हूं। एक्चुअल में एनहाइड्राइड पहले समझना, और आपके सिलेबस में एनहाइड्राइड कहां कहां आएगा। जब भी 2 एसिड को भिड़ाओगे, क्या करोगे बोलो जल्दी? 2 एसिड को आपस में क्या करोगे? भिड़ाओगे, और इनके अंदर से क्या उड़ाओगे? पानी उड़ाओगे। क्या उड़ाओगे बोल भाई? पानी। तो बनने वाली चीज जो जन्म लेगी वो क्या जन्म लेगी? एनहाइड्राइड। क्या जन्म लेगी? एनहाइड्राइड। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, मान लो मैंने कहा HBO2 प्लस HBO2, क्या ये दोनों के दोनों एसिड है? तो यस, मेटाबोरिक एसिड है। ठीक है, मैंने कहा भिड़ा दो और पानी को उड़ा दो। पानी को उड़ाओगे, H को हटा ले, H को हटा ले, ऑक्सीजन को भी उड़ा ले, क्या बना बोलो जल्दी? बोरॉन कितना बचा बोल भाई? बोरॉन कितना बचा? 2। अरे बोलना घोचू, बोरॉन कितना बचा? 2। ऑक्सीजन कितना बचा? तो B2O3। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, HBO2 कब बनता है? जब H3BO3 के अंदर से तुम क्या निकालते हो? पानी। अरे निकालते हो, हाँ या ना? तो मैंने कहा कि अगर मान लो 1 मोल B2O3 बन रहा है, यानी ये कितने मोल HBO2 को जन्म दे रहा है? 2 मोल। और 2 मोल HBO2 कहां से बने हैं बताना जरा? H3BO3 से। अरे बने हैं या नहीं बने हैं? फिर से सुनना, नहीं समझ में आया तुमको बात, अब रिलेट होगा। इधर देखना, इधर इधर देखो, इधर देखो। H3BO3 है, पानी उड़ाओगे तो HBO2 बनेगा। HBO2 कितने मोल लू कि 1 मोल B2O3 बन जाए? 2। तो ये 2 मोल HBO2 कहां से बना? तो 2 मोल H3BO3 से बना। अरे बना कि नहीं बना? तो मैं डायरेक्टली लिख दूं कि 1 मोल B2O3 को बनाने के लिए 2 मोल H3BO3 की मुझे जरूरत है। हाँ या ना? लिख सकता हूं या नहीं? तो मैं दूसरी बात भी लिख दूं कि 1 मोल B2O3 को पानी में डालोगे तो 2 मोल H3BO3 बनना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो भाई, बस यही बात होती है। अब देखो दूसरा तुम्हारे सिलेबस में क्या आएगा। एक आता है, आइए इधर बताता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया HNO2। क्या ले लिया? HNO2। और इसे भी क्या ले लिया? HNO2। नाइट्रस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस। क्या करोगे? पानी को उड़ा ले, बचा हुआ बना ले, क्या बना? N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है, नाइट्रस एसिड। आ जाओ अगला एग्जांपल ले लो, HNO3। ये भी एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है। HNO3 पानी को उड़ा दे, क्या बना बोलो जल्दी? N2O5। एनसीईआरटी लिखती है N2O5 इज अ सिंपल एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा सर, मान लो हमने क्या ले लिया? HNO2 प्लस हमने क्या ले लिया? HNO3। पानी को उड़ा दिया, क्या बना लिया? N2O4। भाई दोनों ये सिंपल एनहाइड्राइड थे। कैसे एनहाइड्राइड थे बोलो जल्दी? सिंपल एनहाइड्राइड। क्या थे बोल जल्दी? सिंपल एनहाइड्राइड। लेकिन ये नाइट्रस और नाइट्रिक से मिलके बना है, इसलिए दुनिया वाले इसे बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बोल जल्दी? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। जबकि ये क्या है? तो सिंपल एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, सिंपल एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। अरे हाँ ना बोलो भाई? सिंपल एनहाइड्राइड ऑफ मेटाबोरिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? वो मेटाबोरिक एसिड कहां से बने? H3BO3 से बने। अरे हाँ ना बोलो? तो हमने कहा 1 मोल B2O3 कितने मोल H3BO3 को जन्म देगा? 2। मैं बोलूं 1 मोल N2O3 पानी में डालने पे कितने मोल नाइट्रस को जन्म देगा? 2। मैं बोलूं 1 मोल N2O5 पानी में जाने के बाद कितने मोल नाइट्रिक को जन्म देगा? 2। मैं बोलूं कि 1 मोल N2O4 कितने मोल नाइट्रिक एसिड को जन्म देगा? 1। कितने मोल? 1। याद रखिएगा, इसको सिंपल एनहाइड्राइड बोला जाता है। 2 एसिड जब जब केमिस्ट्री में भिड़ते हैं एनहाइड्राइड जन्म लेता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हो मेरे भाई, ये रहा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, इसको देख के भिड़ाया किसके साथ? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। जैसे ही भिड़ाएगा पानी को उड़ाएगा, जैसे ही भिड़ाएगा पानी को उड़ाएगा, बनने वाली चीज क्या जन्म लेगी? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये पूरी ऑर्गेनिक में चलता रहता है आपका। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। 2 एसिड को भिड़ाएगा, पानी को उड़ाएगा, जो बनेगा वो क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। 2 नाइट्रिक, एक नाइट्रस एक नाइट्रिक, तो क्या बना? N2O4। मिक्स्ड है या सिंपल है? जो 2 डिफरेंट एसिड से बना उसे मिक्स्ड बोलते हैं, जो 2 सेम एसिड से बना उसे सिंपल बोलते हैं। तो 2 एसिड को भिड़ाओगे, पानी को उड़ाओगे, बनने वाली चीज क्या होगी? एनहाइड्राइड। क्लियर है बात? यही बात वो लिखता है एसिड और एनहाइड्राइड के बारे में। अब तुमको लगेगा कि ये बात ना
बहुत छोटी सी है, बट मैं तुमको बता रहा हूं इस बात का यूज कितना तगड़ा है ना, ये अभी आगे पता चलेगा। एनीवे आते हैं बोरेक्स पे। इंट्रोडक्शन, हाइड्रोलिसिस, बोरेक्स पी, तीन बात इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये बात पहले छाप लीजिए आप लोग, ये वाली बात छाप लीजिए। जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में दो एसिड को भिड़ाया जाता है, पानी को उड़ाया जाता है, तो एनहाइड्राइड जन्म लेता है। अब वो सिंपल भी हो सकता है, वो मिक्स्ड भी हो सकता है। और मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, उनके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। जेई तो अभी 2-3 साल पहले ही पूछा था। N2O4 इज अ, तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। या फिर उल्टा पूछ सकता है, 1 मोल N2O4 को पानी में डाल देगा, बोलेगा बताओ क्या क्या बनेगा, तो तुमको पता होना चाहिए नाइट्रस और नाइट्रिक बनता है। उल्टा सवाल भी तो डाल सकता है भाई, और वो मैंने करके बताया अभी। 1 मोल B2O3 से 2 मोल S3BO3 बनते हैं। ऐसे ही 1 मोल N2O3 से 2 मोल HNO2 बनेंगे, 1 मोल N2O5 से 2 मोल HNO3 बनेंगे पानी में डालने पे। मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ, क्या लिख लो, नाइट्रस एंड नाइट्रिक, नाइट्रस एंड नाइट्रिक। चले आइए, कंप्लीट हुआ। अब अपना बोरेक्स स्टार्ट होने वाला है। बोरेक्स के बारे में एक चीज समझिएगा, Na2B4O7.10H2 ऐसे भी लिखा जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, Na2B4O5OH का होल 4.8H2। ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है आपका। क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, ये दोनों फॉर्मूला, वो पढ़ने में आसान है, ये लिखने में आसान है, ये आपको स्ट्रक्चर के बारे में सही आइडिया देगा। देखो क्या बोल रहा है, बोरॉन कितना ले लो, 4। कितना ले लो बोलो जल्दी, 4। ये ले लो बोरॉन, ये ले लिया बोरॉन, बोरॉन कितना है, 4। इसके बीच में ऑक्सीजन वो बोल रहा है लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए, ऑक्सीजन। देखो OH कितना है, 4, तो 4 OH भी जोड़ दिया। ये लो, 1 OH, 2 OH, 3 OH, और ये हो गया 4 OH। ठीक है, तो ये खत्म और ये खत्म। अब बात आती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहां कहां लगेगा, ये देखो। तो ऑक्सीजन एक इनके बीच में लग जाता है, एक इनके बीच में लग जाता है, यहां पे, और एक ऑक्सीजन कहां से लग जाता है, यहां से यहां। अब देखो, ये वाले बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना आएगा, इस वाले बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा, इसका बताओ कितना आएगा, तो इसको बोल सकते हैं ट्राइकोनल प्लेनर, और इसे क्या बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रल। कह रहे हैं टेट्रा न्यूक्लियर बोरॉन, टेट्रा न्यूक्लियर जो 4 बॉन्ड बना रहा है, कितने हैं बोरॉन ऐसे, 2। ट्राई न्यूक्लियर बोरॉन, नंबर ऑफ sp3 बोरॉन, नंबर ऑफ sp2 बोरॉन, बीओबी लिंकेज कितना है, सोच लो, 1 2 3 4 5, कितने हैं बोलो जल्दी, 5। कह रहे हैं नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड्स, बताओ कितने हैं, बीओ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 और कौन सा बचा? और नहीं नहीं नहीं, नहीं एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं इसको गिन लिया था ना, 11 12 13 14, कितना हो जाएगा? एक बार वापस देख लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको काउंट कर चुके हो देखो, ठीक है, 11 12 13 14, कितना हो जाएगा? 14। कह रहे हैं नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन बताइए कितने हैं? ब्रिज ऑक्सीजन कितना है? नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन कितना है? ब्रिज जो बना रहा है, ये ब्रिज थोड़ी बना रहा है, समझ रहे हो? कितना है? 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये चलो अब आ जाते हैं हाइड्रोलिसिस में। Na2B4O7 को पानी में डाला तो क्या रहा है कि 2 मोल NaOH बन रहा है और 4 मोल H3BO3 बन रहा है। गजब की बात है, शानदार बात है, तुम में से गारंटी दे सकता हूं आधों को इसमें का सच नहीं पता है, इसलिए कान और आंख दोनों खोल के सुनना इस बात को। क्या एक बात बताओ, ये 2 मोल NaOH बना और ये 4 मोल H3BO3, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, मुझे कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है कैसे बना? अगर मैं एक काम करो, इसको भी हटाओ, अब बताओ, अब बताओ Na4, ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है, एक्सप्लेन करेगा मुझे कोई कैसे बना? कैसे बना ये कोई मुझे बताए। छल लता तो था छल, 450 B4 है, बी तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। यही 2 महीना होता है, शुरू का 8 महीना मैटर नहीं करता है कि आपने कितने रेस और आपने कितनी चीजें कर रखी हैं। बैठ के तुम करते का हो? रिवाइज करते नहीं हो, क्लास लेके बस कोरम मत पूरा करो भाई, कुछ कुछ करते रहो। अगर बैठे हो, टाइम मिला है तो कुछ ना कुछ अलग सब्जेक्ट खोल के रिवाइज करो, नहीं तो आंसर दो। चलो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, सुनो। अब इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था, पिछली रिएक्शन भी एनसीईआरटी की थी, ये भी। दिक्कत तुम लोगों की है, तुम हमेशा पढ़ते हो, तुम रट के बस किनारे उठ जाते हो, तुम समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते हो। अब मैं तुमको बार बार कहता हूं, घर जाके एक बार प्लीज रिवाइज कर लो। ये वो चैप्टर्स हैं जो एक सवाल तो तुम्हें दे के ही जाएंगे, छोटी सी गलती भी करा सकते हैं। ये देखो आपके सामने मैंने लिखा है, सुनो एक बात बताओ, आराम से सोच के बताना। Na2B4O7 को क्या मैं Na2O लिख दिया, अगर मान लो लेट सपोज दैट मैंने कहा Na2O है, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा क्या? B4O6। सर हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं, हमने सोडियम ऑक्साइड जरूर सुना है, हमने सुना है कि जो ऑक्साइड का नेचर होता है वही हाइड्रोक्साइड का भी नेचर होता है, मानते हो या नहीं मानते हो? तो अगर मान लो इसको किनारे कर दिया, Na2O को किनारे कर दिया, आपने ये तो सुना है कि B4O6 जैसा तो सर हमने कुछ सुना ही नहीं। तुमने B2O3 सुना कि नहीं सुना? क्या इसको 2 इंटू B2O3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? अब ये क्या है? ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसा है? बेसिक है या एसिडिक है? बेसिक है। पीरियोडिक टेबल खोलो, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो लिखवाया था उसका एग्जांपल देखो, ये यही वाला एग्जांपल लिखा था Na2O। देखो एक बारी खोल के पीरियोडिक टेबल, नेचर ऑफ ऑक्साइड, समझे? इधर देखो, इधर अब मैं मुंह से बता दे रहा हूं, यही इसीलिए कह रहा था कि एक दिन सब आएगा घूम फिर के। अभी तुमको देखना पीछे की एक बात और वो बात को मिलके तुम कितना बड़ा निष्कर्ष निकाल लोगे। आराम से समझाता हूं, इधर देखो पहले तुम लोग, मैंने ऐसा क्यों किया ये देखो। अभी मैंने तुमको पिछली रिएक्शन में क्या समझाया, पहले रुको यार तुम लोग, इधर इधर देखो। 1 मोल B2O3 को पानी में डालोगे 2 मोल H3BO3 बनता है, बताया है ना मैंने तुमको, अभी बताया ना। मैं यहीं से रिलेट करना चाहता हूं तुमको, ये देखो 2 मोल B2O3 को डालोगे पानी में तो 4 मोल H3BO3 बनेगा। इतना सबको समझ में आया? अब ऐसे आपने तोड़ा कहा था? ऐसा तोड़ा इसलिए था ताकि इस रिएक्शन को समझा भी सकूं और समझ भी सकूं।
इसके अंदर मेटेलिक ऑक्साइड है, जो ऑक्साइड का नेचर होता है वही हाइड्रोक्साइड का नेचर होगा। तो Na2O को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, अगर ये बेसिक है तो वो भी बेसिक होगा। तो Na2O को लेके पानी में डाला तो क्या बना, 2 मोल NaOH, क्योंकि Na2O से कितने मोल OH बनेंगे, 2 मोल NaOH बनेंगे। 2 को सोडियम है ना घोचू, Na 2 बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, तो 2 मोल NaOH बनेंगे। तो जब बोरेक्स को पानी में डालते हैं तो 2 मोल NaOH बनता है प्लस 4 मोल H3BO3 बनता है। वो कैसे समझ में आएगा, तो वो ऐसे समझ में आएगा कि मैं Na2B4O7 को ऐसे देखता ही नहीं। कैसे देखते हो, Na2O.B4O6। तो मेरे मन में सवाल उठता है कि B4O6 जैसा तो हमने अपने सिलेबस में कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा चल इसको और शॉर्ट करके लिख, क्या लिख सकता है, 2 मोल B2O3। हाँ, 2 मोल B2O3 को पानी में डालेगा तो कितने मोल H3BO3 बनेंगे, 4। 1 से 2 मोल बन रहे थे तो 2 से कितने बनेंगे, 4। 4 मोल H3BO3। यहीं पे कहानी नहीं रुकेगी, अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहीं से रिलेट हो जाएगी, ढंग से सुनना। और साथ में क्या बना, NaOH। अच्छा, एनसीईआरटी क्या कहती है, ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, वीक एसिड है। और ये कैसा है बोल जल्दी, स्ट्रॉन्ग बेस। मीडियम के अंदर चलेगी किसकी, बोल जल्दी, स्ट्रॉन्ग बेस। तो कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कालाइन इन नेचर, कहा जाता है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कालाइन इन नेचर, इस बात का क्या मतलब हुआ, अब बताओ मुझे। NaOH उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या बोला जाता है, बोरेक्स इज अल्कालाइन इन नेचर, हाँ या ना। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, बोलो जल्दी, NaOH। इट इज बफर सॉल्यूशन, क्या बोला जाता है, बफर सॉल्यूशन। अब मेरा ये सवाल है कि बोरेक्स को पानी में डालते ही कहता है बफर सॉल्यूशन, ठीक है, आयनिक से मैं रिलेट कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग होगा तो तुम आंसर मेरा कर दोगे, और नहीं होगा तो फिर ठीक है, छल हमने लता है छल कि इट इज एक्वस सॉल्यूशन, छल बफल होता है छल, लेकिन बफल कैसे होता है हमें ये नहीं पता है छल। तो इधर देखिए, इट इज बफर सॉल्यूशन, कैसे, यहां तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। जबकि बफर सॉल्यूशन जब तुम पढ़ते हो तब तो तुम कहते हो सॉल्ट प्लस वीक एसिड, ये सॉल्ट दिख रहा है। अब यही तो, वही तो मैं कह रहा हूं, कैसे बफर बोल देते हो फिर, हाँ, तो उससे क्या, एग्जैक्टली exactly. एक्चुअल में अगर तुम इसके पूरे मैकेनिज्म को नहीं समझोगे तो तुम इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ रट के आंसर कर रहे हो, और तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में वजूद ही नहीं है भाई मेरे। तुम सोचना, उसने लिखा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कालाइन इन नेचर, क्यों, तुमको याद है एक बार मैंने एक सवाल तुम लोगों से सबसे गलत करवाया था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2 इज, सब मार के आए थे एम्फोटेरिक 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 एम्फोटेरिक, जबकि वो आंसर गया था एसिडिक। क्योंकि ZnCl2 को पानी में डालने के बाद मैं पूछ रहा हूं, समझ रहा हूं मेरी बात को, कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा। तो मैंने कहा ZnOH बनेगा, नो डाउट वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, लेकिन HCl वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ने सॉल्यूशन को कैसा बना दिया था, एसिडिक। यहां पे भी देखो, एसिड भी बना, बेस भी, बेस तगड़ा बना, तो बेस की ज्यादा चलेगी, जब ज्यादा चलेगी तो मीडियम कैसा हो गया, अल्कालाइन हो गया, मतलब बेसिक हो गया। अब बात आती है, लेकिन इसको बफर सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, तो आधे मूर्ख इस बात को समझ के बैठे होते हैं कि भाई NaOH इसके अंदर है इसलिए हम इसको कह रहे हैं सर एसिड और बेस है तो इसलिए हम कह दे रहे हैं बफर, ना बाबा ना। 2 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल H3BO3 चाहिए, 4 कहां चाहिए, गजब बात करती हो। 2 मोल बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल एसिड चाहिए या 4 मोल चाहिए, देखो उनको मुस्कुरा रहे हैं, मिस्टेक, मिस्टेक ही होनी चाहिए, वरना अगली बार तुम मुस्कुराते नहीं, सब मुस्कुराते तुम्हारे ऊपर, मैं एक्टिवेट हो जाता, फिर आधा घंटा फिर नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया ठीक है, तो अब इधर आ जाओ, मतलब कोई नहीं हंस सकता इस क्लास में मैं सिर्फ हंस सकता हूं तुम्हारे ऊपर, हंस लो कितना दिन, जितने वर्ष तक करते रहोगे यार इधर आओ, 2 NaOH ले लिया, 2 NaOH भाई मेरे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मान लो कि क्या बोलूं यार, ऐसे समझो ना, 2 मोल NaOH है बे, कितना एसिड लेके जाएगा, 2 ये मोल लेके जाएगा, एसिड कितना है, 4, कमजोर है ताकतवर है वो हटाओ, मैं कह रहा हूं। अच्छा एक बात, डिंपल है और ये है, इनको ब्याह कराने के लिए अगर मान लो ऐसे सपोज करते हैं, 2 लड़के हैं और 4 महिलाएं हैं, शादी करने के लिए जोड़ा बनाने के लिए मुझे कितनी महिलाएं उसमें चाहिए, 2 ही ना, अरे हाँ ना बोलो डिंपल, 4। बेटा मैं बहुत पवित्र बंधन की बात कर रहा हूं, समझ रहा हूं मेरी बात को, बचा कौन रह गया, 2 को बचा रह गया, ऐसे सोचो ना,
एक परिवार में कितना लोग हैं, 4 2 6 लोग हैं, समझ रहा हूं मेरी बात को। 6 लोगों में से ये निर्धारित हुआ कि एक काम करते हैं, मतलब अलग अलग परिवारों से वो लोग आए हुए हैं और उनका कहना है कपल बना दो। तो कपल कितने लोग बन सकते हैं, 4 ही बन सकते हैं भाई, 2 बच जाएंगे। तो मान लो 2 मोल NaOH को निपटा देगा 2 मोल H3BO3, तो बचा क्या रह गया, वीक एसिड कितना बचा रह गया, 2 मोल। ये सॉल्ट और वीक एसिड मिलके क्या बना लेंगे, सॉरी वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। सॉल्ट प्लस वीक एसिड के मिक्सचर को कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। चूंकि होगा क्या कि यहां 2 मोल, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये रटना बहुत जरूरी है कि 2 मोल NaOH बना, उसने 2 मोल H3BO3 को निपटा दिया, सॉल्ट बन गया, लेकिन वीक एसिड कितना बचा रह गया, 2। इसीलिए कहा जाता है इट इज बफर सॉल्यूशन। इसलिए नहीं कहा जाता है कि NaOH और H3BO3 बन गया तो बफर कह दो, नहीं। बफर का सॉल्यूशन का मतलब यह होता है सॉल्ट प्लस वीक एसिड, समझे मेरी बात। सॉल्ट प्लस वीक एसिड को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन के नाम पे क्या बना, 2 मोल NaOH को निपटाया किसने, 4 मोल H3BO3 ने, मतलब 2 मोल H3BO3 2 मोल NaOH रिएक्ट करके सॉल्ट बना चुके हैं। बचा क्या रह गया मीडियम में, 2 मोल वीक एसिड। इसलिए कह रहे हो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बफर इज व्हाट, बोरेक्स। सॉरी, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन इज व्हाट, बफर। हाँ या ना। अब दूसरी एक और बात सुनना, सर ये कैसे निकल के आया कि ये कितने मोल बनेगा। देख भाई, Na2B4O7 ले, मैं कह रहा हूं Na2O निकाल लिया तूने, ये बन गया Na2O, साथ में क्या बना, B4O6। सर हमने B4O6 जैसा तो कुछ सुना नहीं, हमने ये सुना है कि ये मेटेलिक ऑक्साइड है, और मेटेलिक ऑक्साइड को मैं पानी में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। क्यों, जो ऑक्साइड का नेचर वही हाइड्रोक्साइड का नेचर, अगर ऑक्साइड बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड भी क्या बनेगा, बेसिक। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब देखो यहां पे 2 मोल NaOH बन गए यहां से। सर हमने B4O6 जैसा आज तक कुछ सुना ही नहीं है, सुना अभी तक तुमने, तो नहीं सुना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, B2O3 का होल ट्वाइस लिख सकता हूं। मैंने कहा 2 मोल B2O3 सुना है तुमने, तो तुमने कहा। मैंने कहा 1 मोल B2O3 से कितने मोल H3BO3, तुमने कहा 2। मैंने कहा 2 मोल B2O3 से कितने मोल H3BO3, 4। तो 2 को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, बचे कितने रह गए, 2। तो इसलिए हम कह रहे हैं इट इज अ बफर सॉल्यूशन, एंड बफर सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्ट प्लस वीक एसिड का मिक्सचर। क्या ये बात समझ में आई। तो यहां से निकल के आता है निष्कर्ष कि ये बफर सॉल्यूशन होता है। बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन बफर कहा जाता है। और बफर का मतलब हमेशा क्या होता है, सॉल्ट प्लस वीक एसिड। वो अलग अलग बन सकता है, अभी हमारे यहां यही मतलब है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं। NaOH प्लस H3BO3 ये क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे ये सॉल्ट बन जाएगा, और ये क्या बचा रह जाएगा, वीक एसिड बचा रह जाएगा। ये सॉल्ट आपको लिखना है कि ये सॉल्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो इस बात का ही एक्सप्लेनेशन है ये, बस खत्म। इस लाइन को समझाने के लिए ये सारा कहानी रचा गया है कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कालाइन इन नेचर, इट इज अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन उसके आगे की स्टेप है कि जब ये दोनों भी रिएक्ट करेंगे, जब यहां तक पहुंचेंगे, तब हम इसको क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। तो यहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं बफर सॉल्यूशन, नोट कीजिए बफर सॉल्यूशन। ये रहा हाइड्रोलाइसिस, और इसके बाद एक और पॉइंट है, ग्रुप नंबर 13 समाप्त हो जाएगा। हाँ अच्छा, बैक स्लाइड भी है, ओके। ये लो, ये तो तुम क्या ही वो करोगे, ये तो तुम स्ट्रक्चर वगैरह घर पे अपना बनाते रहना, ये बस डायरेक्ट लिख के ऐसे ही तुम भी छोड़ दो कॉपी के अंदर, अपना घर पे स्ट्रक्चर वगैरह बनाते रहना, बस क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख के छोड़ दो। अभी देखो तीसरा पॉइंट बचा है भाई, बोरेक्स बीड, कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारा। बफर का मतलब हमेशा ये होता है सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट प्लस वीक एसिड। ये उसमें कॉम्बिनेशन नहीं पड़े हो। देखो बफर का मतलब क्या होता है हमेशा, बफर का मतलब ये होता है कि उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट है, और उसमें किसी ना किसी एक स्पीसीज का नेचर भी प्रेजेंट है, आइदर एसिडिक और बेसिक। सॉल्ट भी है, एसिडिक नेचर भी होना चाहिए, बेसिक नेचर, दोनों में से कोई नेचर हो गया तो वो बफर कहा जाएगा। ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ मतलब बफर, हाँ मतलब पीएच को जो मेंटेन करता हो, बट
कि ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करने के लिए एसिड भी यूज हो सकता है, बेस भी। 7 से कम हुआ तो वहां तक खींच के ले जाना है, तो आप ले लो। किसी का सहारा, किसका सहारा लोगे? बेस का सहारा बढ़ाने के लिए। घटाने के लिए किसका सहारा लोगे? एसिड। तो वही मैं कह रहा हूं, सॉल्ट प्लस एसिड और बेस के मिक्सचर को कहा जाता है बफर। बफर से एक सवाल पहले आता था, अभी भी आता है, और लोगों से नहीं बनता था। हमको अगर सबसे टफ चैप्टर अगर पूरे उसमें लगता था फिजिकल में, तो यही लगता था, आयनिक। नहीं अब नहीं है, मतलब पहले लगता था, अपने टाइम पे सबसे टफ लगता था आयनिक। दूसरा लगता था थर्मोकेमिस्ट्री, जिससे मैं एकदम भागता था। सबसे मजेदार चैप्टर हमको लगता था इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स। क्या तो गजब चैप्टर थे ये। काइनेटिक्स हुआ, इक्विलिब्रियम कोई टॉपिक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रेडॉक्स इजी है, बहुत इजी है। रेडॉक्स आधा तो मैं इनऑर्गेनिक में निपटा देता हूं। रेडॉक्स में वही तो एक बैलेंसिंग मेथड वाला सवाल वो आता था। रेडॉक्स आधा तो निपट जाता है, इधर दो को कम इनऑर्गेनिक ढंग से पढ़ लो, रेडॉक्स निपट जाएगा तुम्हारा। 60% निपट जाएगा कॉन्सेप्ट। हाँ इलेक्ट्रो, हाँ हाँ कहे नहीं आता है भे। अब नहीं, अब नहीं भाई, टेक का कोई भरोसा नहीं, कब कह दे तीनों पढ़ाना पड़ जाए। फिजिक्स में ऑप्टिक्स आता था, मॉडर्न आता था। इलेक्ट्रो से बड़ा डर लगता था मुझे, बहुत लंबा चैप्टर, पढ़ाते भी से थे कम से कम 2 महीना सब। पगला जाता था दिमाग, यादें नहीं रख पाता था, तब तक जाते जाते भूल जाते थे क्या क्या पढ़ाया। अरे ये तो वन शॉट वगैरह आ गया कोविड में। लेकिन अच्छी चीज है ये। हाँ मतलब ये अच्छी चीज आई, कोविड में आया। वरना कोविड में तो हम लोग मतलब पता ही नहीं था कि वन शॉट जैसा भी कुछ हो सकता है। नहीं उससे पहले भी कुछ कुछ आया था, ये लोग लेके आए थे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये लेके आए थे, सर्वे सर ये तो आए थे सबसे पहली बार लेके। हम बोले कि क्या मतलब, एक दिन मैं बोला इनको काहे लेके आए ये सब। नहीं यार मतलब सब्जेक्ट का क्रेजी खत्म, अब पेपर का भी लेवल डाउन। इस बार मना रहे हम लोग, जैसे फिजिक्स का पेपर आया ना, इस बार नीट का पेपर बने, धुआं छुड़ा देना सबका, लेकिन छुड़ाएगा नहीं, उसको बिजनेस देखना है। थोड़ा स्लाइटली टफर साइड पे इसलिए होगा क्योंकि 20 मिनट घटा दिया है। लेकिन इस बार फिजिक्स का पेपर तो मजेदार ही दिया भाई। देखा था तुम लोगों ने? हाँ देते तो फेल हो जाते। जे एडवांस का सवाल डाल रखा है। अब पूरा उसमें बढ़िया हुआ, ऐसा पेपर आना चाहिए। अगर ये लोग ढंग से मार्किंग कर दिए इस बार ना, 70% जनता फेल हो जाएगी, जिस तरीके का क्राउड अब इस समय है भारत के मार्केट में। मतलब एक लेवल था एआईपीएम उसका, एआई ट्रिपल ई का, 30 के 30 चैप्टर पढ़ के जाओ, एक चैप्टर से एक सवाल आएगा। अब बना के लोग पता है कितना, जिसने 22-23 बना दिया केमिस्ट्री में ना, अरे भाई उसका सिलेक्शन हो गया बस डन। 22-23 से आगे नहीं निकल पाते थे कोई। आज देखो 30 में 30 किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार जेई में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तुम लोगों का पेपर ऐसा बने 450 नंबर के ऊपर है ना किसी का है, सब 450 नंबर सिलेक्शन इस बार क्राइटेरिया होना चाहिए, 450 नंबर ले और सिलेक्शन हो जाएगा। 450 नंबर ले आओ सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर 450 जिसका आ रहा है, फिर पता है कितना आएगा? 250 आएगा बिटाई से पेपर में। ये आईपीएमटी का पेपर ऐसा आया करता था, यूपीएससी पीएमटी। क्या चीज?
चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हम आ जाते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। पहली लाइन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल किसके लिए यूज किया जाता है? डी ब्लॉक के मेटल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे सुनना, जैसे Na2B4O7.10H2 है, देखो आज तक तुमने रटा होगा, लेकिन आज तुम अगर पिछला कंसेप्ट समझ गए हो तो आज तुमको ये पहली बार समझ में आ जाएगा। Na2B4O7.10H2 है, हीट करोगे तो एक चीज समझना, फिटकरी देखो, फिटकरी कभी हीट करते हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल के अंदर फंसा हुआ पानी, समझ रहे हो मेरी बात को? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब आप उसको हीट करोगे तो पानी क्या करना चाहेगा? क्रिस्टल से बाहर निकलना चाहेगा। उस निकलने के चक्कर में वो क्रिस्टल को क्या कर देगा? पूरी तरीके से फुला देगा। तो इसीलिए कहता है जब Na2B4O7.10H2O को लेके हीट करते हो तो कहता है फर्स्ट इट स्वेल्स अप। क्यों? क्योंकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये हीट करने पे बाहर निकलना चाहेगा, जब निकलना चाहेगा तो वो फूल के मोटा हो जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि जब भी बोरेक्स को लेके आप हीट करोगे तो सबसे पहले वो स्वेल्स अप होगा। स्वेल्स अप मतलब फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो बाहर निकलना चाहता है, और निकलना चाहता है तो वो क्या कर देगा? उसको फुला देगा। तो बचा क्या? Na2B4O7। अभी मैंने बताया Na2B4O7 को मैं क्या लिख सकता हूं? Na2O.B4O6। कहने का मतलब B4O6 जैसा सर हमने कभी सुना ही नहीं। क्या मैं उसको 2 मोल B2O3 लिख सकता हूं? हाँ। तो Na2O.2 मोल B2O3 लेके जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहां पे ट्रीट करने पे क्या बनता है? NaBO2 का होल ट्वाइस प्लस क्या बनता है? B2O3। अब ये क्या मतलब है? देखो, ये है Na2O, ये है B2O3। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, आ जाओ अब पिछली बात से ही इसको रिलेट करते हैं। हाँ, ये रहा। एक बात बताओ, क्या HBO2 से पानी निकाल के आप B2O3 बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? ये मुझे बताओ। तो इसका एनायन क्या बनता था? मेटाबोरेट बनता था या नहीं बनता था? अब मैं तुमसे बोलूं कि मान लो 2 मोल B2O3 है मेरे पास। कितने मोल B2O3 है? 2। 2 मोल में से एक को मैंने क्या बना दिया? BO2 माइनस। क्या बना दिया? BO2 माइनस। वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना लिया उसने? NaBO2 का होल ट्वाइस। ऐसा समझो ना, 2 B2O3 है, एक B2O3 को किनारे ले आओ, इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, कितना हो गया? B2O4। अरे हुआ या नहीं हुआ? ये B2O4 ही है कि नहीं है? ये बताओ। प्लस उसके साथ क्या जुड़ गया? Na, और साथ में क्या बन गया? B2O3। इसके मिक्सचर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बोलो जल्दी। बोरेक्स बीड। क्या बोला जाता है? बोरेक्स बीड। समटाइम लोग कहते हैं B2O3 केवल बीड है, नहीं, इसके मिक्सचर को कहा जाता है बोरेक्स बीड। अब कैसे बना सर? पहले आपने हीट किया, हीट करने पे क्या हो गया? पानी उड़ गया, बचा क्या? Na2B4O7। इसको तोड़ के लिख दो, Na2O.B2O3। कितने मोल? 2 मोल। मैंने कहा 1 मोल इसके साथ रिएक्ट कर गया, 1 मोल इसके साथ रिएक्ट कर गया, क्योंकि जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? ये NaBO का BO2 का होल ट्वाइस प्लस B2O3। गर्म करने पे, ये गर्म होने पे कैसा दिखेगा? ट्रांसपेरेंट लिक्विड। और जैसे ही कूल डाउन करोगे, सॉलिड ग्लास लाइक मटेरियल। अब क्या होता है? जब गर्म होता है तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, इसी के ऊपर हम क्या डाल देते हैं? कलर्ड मेटाबोरेट्स डाल देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें CuO डालोगे तो यहां पे कलर दिखने लगे, क्योंकि गर्म है तो डालोगे तो मेटल का एक स्पेसिफिक कलर होता है, वो कलर क्या होगा? ठंडा होने पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा ग्लास लाइक मटेरियल में, सॉलिड ग्लास लाइक मटेरियल में। जैसे कॉपर के केस में, कोबाल्ट के केस में, क्रोमियम के केस में। 3 के केस में आपसे पूछा जा सकता है, कॉपर, कोबाल्ट और क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट और क्रोमियम। 3 के केस में होता क्या है कि मेटल के बुरादा जो नहीं होता है, बुरादा पाउडर जो होता है, पाउडर, वो पाउडर लेके ना जैसे ही ये बनता है ना, इसके ऊपर डाल देते हैं, डाल के छोड़ देते हैं। जब वो ठंडा हो जाएगा ना तो ग्लास लाइक मटेरियल बन गया, उस ग्लास लाइक मटेरियल में उसका कलर रिफ्लेक्ट होगा। समझे बात को? कि ये जैसे ही बना, ये कैसे आइडेंटिफिकेशन करता है मेटल? कहा जाता है डी ब्लॉक के मेटल्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करता है? आपने बनाया, गर्म किया, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड था, इस पे पाउडर डाल दो, छोड़ दो थोड़ी देर, छोड़ने के बाद क्या होगा? जैसे ही ये ठंडा होगा, सॉलिड ग्लास लाइक मटेरियल में वो कलर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर ऑफ डी ब्लॉक मेटल। डी ब्लॉक के मेटल के कलर को बताने में ये मदद करता है। टर्निंग्स, टर्निंग्स कभी भी वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब होता है बुरादा, इसका मतलब होता है पाउडर। आपने पहले भी पढ़ा है कॉपर टर्निंग्स, याद आया कि नहीं याद आया? कहां याद आया? कहां? सॉल्ट एनालिसिस खोल के देखो, कहां बताया कॉपर टर्निंग्स? कॉपर टर्निंग्स देखो भाई, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर कॉपर टर्निंग्स। क्या हुआ? Na2B4O7.10H2O को हीट करो, पानी उड़ गया, Na2B4O7 बचा। अब इसको क्या करो? Na2O.2B2O3, इसमें से एक रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? NaBO2।
प्लस B2O3, इसी को हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट्स। क्या बोलते हैं? सोडियम मेटाबोरेट। यहां सोडियम ना ले लो, यहां पे आप क्या डाल दो, इसके ऊपर आप पाउडर डालो, किसका? कॉपर का डालो, कॉपर के ऑक्साइड का, कोबाल्ट के ऑक्साइड का, क्रोमियम के ऑक्साइड का। इनका जब पाउडर डालोगे तो अलग अलग कलर आएगा। अब ये तीनों कलर आपको सर्च करके लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक एनसीईआरटी में दिया गया है, एक को तुम्हें थोड़ा दिमाग बाहर से मारना पड़ेगा इसके लिए। ये दोनों तो आपके दिए गए हैं, ये दोनों एग्जाम में भी पूछे गए हैं, देख लीजिए। कॉपर के केस में कैसा दिया गया है? ब्लू बीड दिया गया है। कैसा दिया गया? ब्लू बीड। कोबाल्ट के केस में कैसा आता है? उसमें भी डीप, उसमें भी ब्लू ही टाइप में आता है। मतलब अगर हम बात करें थोड़ा सा हेवी ब्लू आ जाता है, और इसके केस में कैसा आ जाता है? ग्रीनिश टाइप में आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ नहीं होता है। देखो सिंपल सिंपल सिंपल, बोरेक्स बीट टेस्ट है क्या? ये डी ब्लॉक के मेटल के कलर को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। कहां से कलर पता चलता है? यहां से। कैसे? Na2B4O7.10H2O, हीट करो, पानी उड़ेगा, बचा क्या? Na2O.B2O3। कितने मोल? 2 मोल। 1 मोल कंबाइन किया तो क्या बना? NaBO2 प्लस क्या बना? B2O3। गर्म था तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड था, इस पे पाउडर डाल दो मेटल ऑक्साइड का। जिस भी मेटल ऑक्साइड का कलर जानना चाहते हो, पाउडर डालो, छोड़ दो। जैसे ही कूल डाउन होगा, ग्लास लाइक मटेरियल में वो कलर दिखने लग जाएगा। समझे मेरी बात को? और इसी को हम कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। और बोरेक्स बीट टेस्ट सॉल्ट में भी करा रखा है। अब रिलेट करके पढ़ लेना, अब पूरा रिलेट करके, अब खत्म है यहाँ पे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ग्रुप नंबर 13 समाप्त हुआ। ग्रुप नंबर 14 की तरफ हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये नोट कर लीजिए, बोरेक्स बीट टेस्ट यहां और सॉल्ट एनालिसिस में जितना बताया बस उतना ही। अब सॉल्ट एनालिसिस वाली वो बात पढ़ लेना तुम, पूरा जो थ्योरी दिया गया ना सब तुमको समझ में आ जाएगा। जो थ्योरी दिया गया बोरेक्स बीट टेस्ट का, 2 टेस्ट बताया था, फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट। एक यही है, फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट और एक होता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, लेकिन कोबाल्ट नाइट्रेट और चारकोल कैविटी को इग्नोर मारना है आपको। आपको ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा बताओ, चलो सॉल्ट एनालिसिस, कितने केटायन कितने एनायन की कहानी है बताओ? 8 केटायन, 3 रिएजेंट और 5 टेस्ट की कहानी। सॉरी, 8 एनायन, 3 रिएजेंट और 5 टेस्ट की कहानी। कौन? एनायन। और केटायन में क्या है? 0 से लेके 6 ग्रुप हैं। एक ड्राई टेस्ट है, एक कौन सा है? वेट टेस्ट है। वेट टेस्ट बताओ किसके लिए? ग्रुप नंबर 0 का केटायन कौन है? NH4 प्लस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? नेजलर्स रिएजेंट। क्या बनाएगा बोलो जल्दी बताओ, क्या बनाएगा? NH3 गैस तो पहचान है, तो यहां पे बनाएगा क्या? ब्राउन पीपीटी, अमाइडो इमिडो कॉम्प्लेक्स। भूल गए? K2HgI4 इन बेसिक मीडियम। क्या बोला जाता है? नेजलस रिएजेंट। पहला ग्रुप नंबर 1 का केटायन Pb+2, ग्रुप नंबर 2 का केटायन Pb+2 एंड Cu+2, ग्रुप नंबर 3 का केटायन Al+3 एंड Fe+3, ग्रुप नंबर 4 का केटायन Ni+2 एंड Zn+2, ग्रुप नंबर 5 का केटायन Ba+2 एंड Ca+2, ग्रुप नंबर 6 का केटायन Mg+2, Ba+2, BaCrO4, येलो पीपीटी या येलो लिक्विड? PbCrO4 येलो पीपीटी या येलो लिक्विड? अच्छा एक बात तो, Na2CrO4 येलो पीपीटी या येलो लिक्विड? बस। कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइड, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किए जाते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किए जाते हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको? हाँ, BaCl2 के साथ सल्फेट। सब गैस से किसको पहचानोगे? गैस से किसको पहचानोगे? अच्छा, पीपीटी से किसको पहचानोगे? क्लियर। BaSO4 में कैसी पीपीटी? AgCl में कैसी पीपीटी? AgBr में कैसी पीपीटी? लाइट येलो। AgI में कैसी पीपीटी? येलो। अरे हाँ ना बोलो भाई। AgNO3 के साथ भूल गए ना तुम लोग? अरे यार इतना आसान आसान से तुम लोग समझाया था, 5 रिएक्शन में पूरा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को लपेट दिया था। ठीक है, चले 13 समाप्त हुआ दोस्त। देखो 4 आपने पढ़ा है। ऑक्सीडाइजिंग, हाँ ऑब्वियस है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम तो आएगा ही। नहीं, तुमको जो वहां बताया रिड्यूसिंग फ्लेम वही सिर्फ याद रखना है।
यहां पे बस जो कलर एनसीईआरटी में ब्लू बीड लिखा गया, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर के केस में ब्लू बीड आता है। कुछ खुद भी पढ़ के लिख लो। ग्रीन, हाँ इनका डार्क ब्लू आएगा, इनका ब्लू आएगा। लिख दीजिए, नालायक, पढ़ ले थोड़ा एनसीईआरटी। ये देखो, खत्म भाई खत्म। गिन के बताऊं, तुम पूरा समराइज करो। तो पूरा समराइज करके तुमको क्या मिलेगा, आओ एक एक करके यहीं पे समराइज करते हैं, क्योंकि देखो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर पे ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला सवाल ये वाला सवाल। दूसरा सवाल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड। फिर इसके बाद से तीसरा सवाल कहां से पूछेगा भाई, LiAlH4 ले लेगा और NaBH4 ले लेगा, तीसरा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल आपसे क्या पूछेगा, आ जाओ। तो चौथा सवाल ये उसका वाला। पांचवा सवाल इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला। 5 सवाल टोटल बने, 5 सवाल। देखिए आप यहां पे 5 सवाल बने, आगे आ जाओ। इंट्रो इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन, सब कुछ सिमिलर है। ये वाला बस एक सवाल है, ढंग से देखो तो। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ यही बातें लिखनी है जो मैं लिखवा रहा हूं, ये वाली बातें बस अलग वाली बातें लिखनी है आपको, ये वाली बात अलग है। एक सवाल, आगे आ जाओ। ये वाला सवाल थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि ये प्रिपरेशन की बात है, तो ये वाली बात याद रखना। दूसरा, आ जाओ, 2 सवाल मिला इसके अंदर। तीसरा, इसके अंदर ये पेज और ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये सब तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, पूछे जाने के आसार कम है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, तीसरा। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इनके अंदर ये इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये याद रखना पड़ेगा। Na2B4O7.10H2O को लेके हम पानी के अंदर जब डालेंगे तो ये क्या बनेगा, 2NaOH प्लस 4H3BO3। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बफर वाली बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आगे आगे इनका कलर इंपॉर्टेंट है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बस। ग्रुप नंबर 14, गिन के अगर आप देखोगे टोटल 13 के अंदर 10 पॉइंट हैं। उस 10 पॉइंट को बार 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 जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, बस उसी को रिवाइज करो, उसी को मल्टीपल रिवीजन दो, आपका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। ग्रुप नंबर 14, 3 बातें, CO, CO2, कार्बाइड्स, 3 के बारे में। कार्बाइड्स के चांसेस कम है, जहां तक चांसेस है CO या फिर CO2 में से आप मेरे से कुछ भी पूछ लो। तो अब देखना, यहां पे एक एक चीज हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, ऑक्सैलिक एसिड सबने सुना है। ऑक्सैलिक एसिड को लेके हीट करोगे, ऑक्सैलिक एसिड को लेके हीट करते हैं तो क्या बनता है, CO प्लस CO2 बनता है। क्या बनता है, CO प्लस CO2। ऑक्सैलिक एसिड को लेके हीट करोगे, क्या बनेगा, CO प्लस CO2। देख लो, हीट करोगे ये पानी निकलेगा, ये क्या बन के उड़ेगा, CO2, बचा क्या आपका CO। तो CO प्लस CO2। CO कैसा है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, पॉइजनस गैस। कलरलेस मान ली आपकी बात, CO2 भी कलरलेस होती है। ऑर्डरलेस मान ली आपकी बात, मान ली। ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर मान लिया, ये भी बात, क्योंकि आप CO2 पता है ना कैसी गैस है, एसिडिक गैस है। लाइम वाटर के साथ ट्रीट किया था, क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसी पीपीटी आई थी, व्हाइट। एक्सेस ऑफ CO2 में ट्रीट किया था तो क्या बना था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अरे बना था सॉल्ट एनालिसिस में। वाटर सॉल्युबल था, इनसॉल्युबल था, सॉल्युबल था। अब सुनो, यहां पे CO है, CO2 है, एक बात था, कार्बन कितने में है, बोल जल्दी, +2 में। कितने तक जा सकता है, तो +4 जाने के लिए सामने वाले का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या खाएगा, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा या खाएगा, देगा ना। तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइज, रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। कितना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना है कि Fe कितने में है बताना जरा, +3 में। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, +2 में, FeO में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, FeO। कितना पावरफुल है, निकल से कहेगा निकल। यहां पे ये कितने में है, +2 में है। अरे आना बोलो भाई, निकल में से निकल, निकल में से निकल, तो ये कितना में आ जाएगा, Ni0 में आ जाएगा। इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। क्यों, क्योंकि +2 से कहां जाना चाहता है, +4। आगे अगर हम बात करते हैं, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। Estimation of CO can be done by I2O5 and produced I2 quantitatively being titrated with a standard solution of sodium thiosulfate solution। कहने का मतलब क्या है कि इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि आयोडीन कितने में है, 5 दूना 10, 10 में से ये कितना गया, +5। समझने की कोशिश करना, ये रटने वाली बात नहीं है, ये सारी बात समझने वाली है, बस एक लाइन से कि वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। कितना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe को +3 से +2 में लाता है, डी ब्लॉक। समझ रहे हो मेरी बात को, डी ब्लॉक में ये बात लिखी हुई है कि Fe को +3 से कहां ले आता है, +2 में ले आता है। निकल को कहां से, +2 से कहां ले आता है, 0 में, वहां सॉल्ट एनालिसिस।
और अगर हम बात करें I2O5 को +5 से कहां ले आता है, 0 में, और खुद कहां जाता है, +2 से +4 में। तो कहा जाता है एस्टिमेशन ऑफ CO कैन बी डन बाई I2O5। जितना ज्यादा I2O5 एक कंटेनर में मैं डाल के छोड़ दूं, CO क्या करेगा, उसको क्या करेगा, बार बार रिड्यूस करेगा। तो जितना ज्यादा रिड्यूस हुआ, ये कैसे पता चलेगा, इसका एस्टिमेशन देखो ना, ये कितना बन रहा है, ये जितना बन रहा है इसका मतलब वो उतना ज्यादा रिड्यूस कर रहा है। तो लाइन पूरी पढ़े एनसीईआरटी की, क्या है, एस्टिमेशन ऑफ CO कैन बी डन बाय I2O5 एंड प्रोड्यूस्ड I2 क्वांटिटेवली, मतलब मात्रात्मक रूप से कितने मात्रा में बने हैं, प्रोड्यूस क्वांटिटेवली, बीइंग टाइट्रेटेड विथ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। इसका मतलब इस I2 को कैसे गिनोगे, इसको गिनने के लिए भी एक मेथड बताया एनसीईआरटी ने, किसको, इसका टाइट्रेशन कराओ, किसके साथ टाइट्रेशन कराओ, थायोसल्फेट के साथ, सोडियम थायोसल्फेट। अब कुछ लोगों को थायोसल्फेट नहीं याद होता है, एक बात बताता हूं याद रखने का तरीका, बस ठीक है, याद रखने का तरीका, सल्फेट क्या होता है बोलो, SO4-2, सल्फेट यही होता है, अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मैंने कहा इसमें एक और सल्फर जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, S2O, बोलो बोलो क्या बन जाएगा, S2O4-2 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, अरे हाँ ना बोलो, यहां दो गो सोडियम जोड़ दो, Na2S2O4, समझ रहा हो मेरी बात को, सोडियम थायो वर्ड कहां से आया, सल्फर, सल्फेट में मैं ऐसे ही याद रखता हूं, समझ रहा हो मेरी बात को। तो इसीलिए कह रहा है कि एस्टिमेशन ऑफ CO का पता लगाना है तो I2O5 के साथ ट्रीट कराओ, क्यों, वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, I2। तो I2 से क्या होगा, I2 जितना ज्यादा नंबर में बनेगा उससे हम पता लगा लेंगे कि CO कितना था, समझ रहे हो। मान लो ये रूम है, इस रूम में आप लोगों ने सुना होगा पुराने जमाने में क्या होता था, लोग पुआली जला के मर जाते थे। आप लोगों ने कई बार अखबारों में आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी कि भाई रूम में मॉर्टिन जलाए जलाए लोग अगले दिन साफ, ईश्वर ना करे अब ऐसी न्यूज कहीं से आए, लेकिन क्या होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई, अब वो होती है पॉइजनस। क्यों पॉइजनस होती है, अब ये भी समझाऊंगा लॉजिकली, अभी रुकना। ये पॉइजनस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और कैसा है, पावरफुल रिड्यूसिंग है। अभी पावरफुल रिड्यूसिंग का एप्लीकेशन सिर्फ देखो, अब इसके बाद पॉइजनस करवाऊंगा, फिर तुमको लगेगा अरे सर ये तो दो ही बातें हैं ढंग से यही जानने वाली। सुनना, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो I2O5 को किस में कन्वर्ट मांगता है, I2 में। अब I2 को कैसे पता लगाएंगे कि कितना अमाउंट में बना है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ ट्रीट कर दो, वो उसका एस्टिमेट कर देगा कि कितना अमाउंट में ये यूज हुआ है। अरे जितना मेरा सोडियम थायोसल्फेट खर्चा होगा मैं उतने से अंदाजा लगा लूंगा, अच्छा इतना I2 बना था, और वो I2 देख के मैं ये पता लगा लूंगा कि रूम में कितना CO था। अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ या ना। I2O5 को रिड्यूस करके किस में बना, I2 के अमाउंट को देख के, I2 का अमाउंट कैसे देखूंगा कि मेरा कितना सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम हो रहा है, इससे मुझे किसका अमाउंट मिल गया, I2, और I2 का अमाउंट ये मुझे बता देगा कि रूम में कितना था, CO कितना था, क्योंकि I2 तो उतना ही बनेगा ना जितना CO I2O5 के साथ रिएक्ट करेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो लिखता क्या है, एस्टिमेशन ऑफ CO कैन बी डन बाई I2O5 एंड प्रोड्यूस्ड I2, और जो बना हुआ I2 है क्वांटिटेवली, मतलब मात्रात्मक रूप से, बीइंग टाइट्रेटेड विथ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ये किसके साथ टाइट्रेशन कराया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसका क्या कराया जाता है, टाइट्रेशन, और वहां से हमें पता चल जाता है कि कितना CO रूम के अंदर था। क्या ये बात समझ में आई, ये पूरी लाइन का मतलब समझ में आया। I2O5 प्लस CO क्या बना दिया, +5 में था, 0 में ले जाके फेंक दिया, और यहां पे ये क्या बन गया, +4, क्योंकि ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार, दो रिएक्शन है, I2O5 +5 में है, लोअर में लाके पटक देगा, Fe+3 में था, लोअर में लाके पटक दिया, Ni+2 में था, कितने में लाके पटक दिया, लोअर में लाके पटक दिया। तो कहने का मतलब क्या है, एस्टिमेशन ऑफ CO कैन बी डन बाय I2O5 एंड प्रोड्यूस्ड I2 क्वांटिटेवली बीइंग टाइट्रेटेड विथ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। मतलब जो प्रोड्यूस्ड I2 है इसका पता कैसे लगाते हो, तो बाय द टाइट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट। कभी भूल जाओ तो सल्फेट प्लस सल्फर लिखो, थायोसल्फेट बन गया, सोडियम ले जाके जोड़ लेना। बात समझ में आई या नहीं आई। तो देखो CO के साथ CO का पता लगाना है, I2O5 का यूज करो, I2 का पता लगाना है तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज करो। समझ रहे हो मेरी बात को।
ओवरऑल सीओ का पता लगाने के लिए इसकी रिएक्शन किससे करा दो, सोडियम थायोसल्फेट। जितने अमाउंट में बना होगा उतने अमाउंट में ये कंज्यूम हुआ होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। फिर से सुनना, लॉजिक सुनो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर रहा है, तो ये जितना ज्यादा इसको रिड्यूस करेगा उतना ज्यादा ये नंबर में बनेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। और जितना मेरा सोडियम थायोसल्फेट इसके साथ रिएक्ट करेगा मैं समझ जाऊंगा कि रूम में उतना सीओ था। तो इसको नोट करिए। नींद आ रही है ना तुम लोगों को? सब आधे सो रहे हैं, सब 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 सो रहे हैं। अभी क्या आता है फिर? किसका? तो लेक्चर की और बात है, जग जाओ पूरी तरीके से, खत्म हो जाएगा उसके बाद। तुम अपना ही लॉस कर रहे हो, मेरा कोई लॉस नहीं कर रहा हो इसमें। हाँ, कम ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल कहने का मतलब यह है कि समटाइम ऐसा देखा जाता है कुछ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ ऐड करने पे सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन वैसे इन जनरल कैसा होता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल रहता है। मतलब यही मान लो कि नहीं होता है आपके सिलेबस में। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद बड़ा फेमस सवाल देखो। मान लो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का मतलब हो गया एचबी। एक बात तो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक लिगेंड की तरह काम करेगा। सीओ के पास भी एक लोन पेयर है, लिगेंड की तरह काम करेगा। कौन स्ट्रॉन्ग डोनर कौन वीक डोनर, ये मुझे बताओ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन की थोड़ी कम होती है, कौन जल्दी डोनेट करेगा? कार्बन। कार्बन जल्दी डोनेट करेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये वाली लाइन आप लोगों को पता ही है। क्यों पता है? तो अब आज लॉजिक सुनिए। दोनों में तगड़ा लीगेंड कौन है? सर वो वाला। इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी कौन देगा? सर ये वाला। इसलिए इसकी 300 टाइम अफिनिटी ज्यादा होती है, उसकी 300 टाइम अफिनिटी कम होती है, अन्यथा रटते ही रहिएगा जीवन भर। ठीक है, क्या लिखा? नहीं, गलत लिखा हुआ है फिर। 300 होता है। ठीक है, 300 होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, तो 300 होता है, जितनी बड़ी स्टैंडर्ड किताब है। बायो अब लिखता हो तो ठीक है, लेकिन वैसे मैं तुमको बताऊं, मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये जेई के पेपर में लिखा लिखा जा चुका है, इसलिए आप मेरी बात को मानिए। ठीक है, पेपर में लिखा आएगा तो ऐसे ही लिखा आएगा। 200 मानो, 300 मानो, 200 से 300 कर लो बे। बायो में आएगा 200 मान लेना, केमिस्ट्री में आएगा 300। ऑप्शन तुम्हारा सही होना चाहिए। मेन मुद्दा सुनो, काहे ज्यादा काहे कम, ये सवाल है। सर ये तो सुन लिया, 300 200, काहे? काहे कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो कम देना पसंद करेगा। वीक लिगेंड है, ज्यादा देना पसंद करेगा। अफिनिटी ज्यादा होती है, अफिनिटी कम होती है। ठीक है, इसके साथ जो बना वो क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब अगर बॉडी के अंदर सीओ और ऑक्सीजन दोनों एक साथ छोड़ दो, तो एक बात तो, हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा रखने वाला है? सीओ का। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए जब रूम में लोग सोए रहते थे तो ऐसा नहीं है कि रूम से पूरी ऑक्सीजन गायब हो जाती थी, नहीं। जब रूम में सीओ का अमाउंट बढ़ जाता था तो उसकी बाइंडिंग एफिनिटी किसके साथ ज्यादा होती है? हीमोग्लोबिन के साथ। इसीलिए सांस के थ्रू अब हीमोग्लोबिन जो होता था वो किसके साथ ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी शो करता था? सीओ। और सीओ कैसा है? पॉइजनस। इसीलिए क्या हो जाता था? पूरी बॉडी में क्या फैल जाता था? बोलो जल्दी। पूरी बॉडी में
फैल गया पॉइजनस गैस, इंसान की हो जाती थी डेथ। ये प्रॉब्लम थी। तो अब यहां पे जरा गौर से देखो, तो क्या सर इसका कोई इलाज नहीं है? मान लो अगर बॉडी के अंदर पूरा CO2 फैल जाए, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज है ना, ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ कार्बोजन मिक्सचर। व्हाट इज दिस कार्बोजन मिक्सचर? 5% CO2 प्लस 95% O2। अगर 100% O2 आपकी बॉडी में, एक बात बताओ, मुझे CO को बाहर निकालना है, O2 को अंदर भेजना है, तो एक काम करो सर, एक को लिमिटिंग रिएजेंट बनाओ और एक को एक्सेसिव रिएजेंट बनाओ। एक्सेसिव रिएजेंट किसको बनाए? O2। और बॉडी के अंदर सर एक काम करो, 100% O2 भेज दो। क्या होगा? एक समय बाद अंदर जाएगा, माना बाइंडिंग एफिनिटी कम है, लेकिन जब सराउंडिंग में ज्यादा होगा बॉडी के, तो क्या होगा? एक समय बाद सीओ को वो क्या करेगा? रिप्लेस कर ही देगा। समझ रहे हो? सीओ को रिप्लेस करके O2 खुद जुड़ जाएगा। तो 100% O2 डायरेक्ट बॉडी में डाल दो, डाल दोगे तो इंसान फिर मर जाएगा। क्यों? 100% O2 जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। समझ रहे हो? 100% O2 जो होता है बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए 100% O2 कहीं नहीं यूज किया जाता है। अगर हम बात करें, कार्बोजन मिक्सचर कहा जाता है ना, 5% CO2 प्लस 95% O2 को लेके इस दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है कार्बोजन। और ये कार्बोजन में 5% CO2 इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो O2 के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे, थोड़ा कम रखे, क्योंकि 100% O2 बहुत खतरनाक होता है। तुमको याद होना चाहिए, जितने भी पनडुब्बियों के अंदर अगर हम बात करें, गोताखोर जाते हैं, वो अपनी सिलेंडर में 100% O2 नहीं लेके जाते हैं। जितने ऊपर जाते हैं वो 100% O2 नहीं, उसके अंदर कुछ अमाउंट में हीलियम मिक्स कर दिया जाएगा या फिर CO2। जैसे कार्बोजन मिक्सचर यूज किया जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट में। क्या होता है? जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा CO फैल गई, अब O2 के जरिए उसको ट्रीट करना है, 100% O2 नहीं डालते हैं, हम डालते हैं कार्बोजन का मिक्सचर। कार्बोजन के मिक्सचर का मतलब है 5% CO2 और 95% O2। अब क्या होगा? HbCO ने एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है, जब O2 एक्सेस में हो जाएगा तो एक समय बाद रिप्लेस करके क्या बना देगा? HbO2। बस। हाँ हाँ, HB कौन कौन कौन? हाँ, किससे रिप्लेस नहीं होता? हाँ हाँ हाँ। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मतलब तुम्हें कहाँ कहाँ लिखवाया गया ये बात? अच्छा, तो नहीं, वो ज्यादा ही डीप बायोलॉजी बता दिया फिर। उतना डीप बायोलॉजी, उतना डीप जूलॉजी में नहीं जाना चाहूंगा। नहीं मतलब हो सकता है उनकी बातें ज्यादा सही हो, आंसर के हिसाब से मेरी बातें ज्यादा सही हैं। मतलब जब ऑप्शन आएगा, कि ऑप्शन एक बार, क्योंकि ये सवाल में आ चुका है ऑलरेडी, मैं जेई के सवाल में अगर आप चेक करेंगे कि एक्सेस ऑफ सीओ को अगर मुझे हटाना है बॉडी के अंदर, तो मैं क्या लूं? तो कार्बोजन का मिक्सचर। कार्बोजन का मिक्सचर क्या है? 5% CO2 प्लस 95% O2। हो सकता है, माइट पॉसिबल की बायोलॉजी के अंदर टेक्निकली जाने पे बहुत ज्यादा हो, कि एक सर्टेन लेवल तक हम शायद मिक्सचर से ट्रीट कर सकते हो और एक सर्टेन लेवल बाद ना ट्रीट कर सकते हो। तो ऑब्वियस है, सर ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, तो हो सकता है। बट मैं जो जानता हूं वो यही है कि कार्बोजन के मिक्सचर को यूज करके, हमारा सवाल इसी से सही होगा कि कार्बोजन के मिक्सचर को यूज करके हम ट्रीट कर सकते हैं। माइट पॉसिबल कि मैं गलत हूं, वो सही हूं, लेकिन गलत या सही की बात ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। सवाल मुझे ये पता है। समझ रहे हो सकता है कि ऐसा होता हो, लेकिन यार कुछ ना कुछ तो होगा कि सर्टेन लेवल के बाद होगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे तो आदमी के, ऐसे तो इंसान मतलब नीचे सिगरेट मतलब फूकते फूकते मर जाए, बॉडी के अंदर CO तो जा ही रहा है ना भाई, रोड पे चलते चलते मर जाए। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लेवल हो, वो एक पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे हार्ट ब्लॉकेज में भी क्या होता है, 60%, 45%, 70% तक है तो भी सेफ है, 75% के ऊपर गया तो बेकार माना जाता है। इन जनरल नॉर्मल लोगों की हार्ट ब्लॉकेज होती है 40-30%। तो राह चलने वाले लोगों की होती है, जैसे थोड़ा जो ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ होगा, पूछ लेना वैसे। अब यार पढ़ा नहीं है मैंने, मेरे को जूलॉजी वोलॉजी नहीं आती। अरे वो सब तो ठीक है, इसका क्या लेना देना है, ये हमको बताओ। तो
परमानेंट अफिनिटी होती है। अब ये आप उनसे पूछना कि परमानेंट होती है टेम्पररी, इतना होता है कि अगर आपको ट्रीट करना है तो कार्बोजन का मिक्सचर लेना पड़ेगा। कार्बोजन के मिक्सचर में यही बताया जाता है कि O2 के साथ जब आप लेके HbCO को लेंगे तो हो सकता है मैकेनिज्म कोई और फॉलो करे, लेकिन ये क्या करेगा, एक्सेस में लिमिटिंग रिएजेंट ये बन जाएगा, एक्सेसिव रिएजेंट ये बन जाएगा। एक समय बाद क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, यहां से CO को इससे बाहर निकाल देगा और खुद O2 उसके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि जब एक्सेसिव रिएजेंट एक रहता है और दूसरा रहता है लिमिटिंग रिएजेंट, ऑब्वियस है प्रेशर डिफरेंस आना तय है, और प्रेशर डिफरेंस आएगा तो एक समय बाद यहां से Cu एलिमिनेट होके HbO2 और साथ में यहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये इन जनरल केमिस्ट्री की किताबों के अंदर ये रिएक्शन लिखी जाती है और केमिस्ट्री इसी बात को मानती है। बाकी जूलॉजी हो सकता है माइट पॉसिबल डीप हो, तो देखो जूलॉजी में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, केमिस्ट्री में पूछा जाए तो यही आंसर मार्क कर लेना, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं CO2 की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड फॉर्म में इसको ड्राई आइस का बोला जाता है। हीट करोगे देखो तो हीट जैसे ही करोगे, यहां पे क्या लिया आपने, फॉर्मिक एसिड, सॉरी कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड लिया और कार्बोनिक एसिड को लेके हीट किया तो यहां पे निकल गया H2O प्लस साथ में क्या निकल गया, CO2। दूसरा तरीका है, कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने लेके इसको ट्रीट किया, किसको लेके ट्रीट किया, फॉर्मिक एसिड, वो कार्बोनिक है और ये फॉर्मिक है, तो फॉर्मिक एसिड को लेके ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहां पे ये क्या बना के निकल जाएगा, ये बन के निकल जाएगा H2O, बचा क्या आपके पास CO, तो ये बन जाएगा H2O प्लस क्या बन जाएगा, CO। तो दो मेथड होते हैं, पहला कौन सा है कि हमने कहा कार्बोनिक एसिड को लिया, हीट किया, H2O प्लस CO2 में टूटा। दूसरा फॉर्मिक एसिड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया, तो ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। और चूंकि डिहाइड्रेटिंग, कैसे डिहाइड्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब पानी की कमी है, अब पानी की कमी है तो वही पानी को निकालेगा जिसके अंदर खुद पानी की कमी हो। तो यहां पे अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पानी की कमी है, और पानी की कमी है तो ये क्या करेगा, यहां से वाटर को निकालेगा, वाटर को ट्रैप करके निकालेगा, बचेगी कौन सी गैस, CO। जबकि यहां क्या बच रहा है अगर आप देखोगे तो CO2, तो यहां CO2 और यहां H2O, यहां H2O और यहां CO। अब ये रिएक्शन कहां लिखी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कहां लिखी हुई है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जाके आप चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर ये रिएक्शन दी गई है कि एक जगह CO2 बनता है और एक जगह क्या बनता है, CO बनता है। आगे अगर हम आपसे बात करें, सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। नेक्स्ट, कार्बन CO प्लस H2 कौन सी गैस कही जाती है, वाटर या फिर सिन गैस। अगर हम बात करें कार्बन सॉलिड प्लस एयर मिलके बनाते हैं कार्बन CO प्लस NO2, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। अब सुनना, एयर इज व्हाट, बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या क्या है, O2 है और क्या है, N2। N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है तो इसके साथ रिएक्शन होगी नहीं, तो ये N2 किनारे लिख लो। बचा क्या तुम्हारा O, तो कार्बन सॉलिड, अब आप समझो ना कोयला गर्म है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप O2 मार रहे हो तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ अमाउंट में क्या बनाएगा, CO2 भी बनाएगा। मान लो कोयला गर्म है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, उसको एयर में लेके गए, तो एयर में लेके जाओगे तो वो तो बुझेगा ही बुझेगा, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो अगर अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन है तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर कंप्लीट बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है, मैंने क्या बोला, कार्बन सॉलिड लिया है आपने, कार्बन सॉलिड इसको आपने गर्म किया और लेके चले गए एयर में, एयर में लेके चले गए, तो एयर इज बेसिकली व्हाट, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस में N2 है, O2 है सबसे ज्यादा अमाउंट में, तो N2 तो नॉन रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ये N2 किनारे आ गया। बचा कौन, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन अगर अनबॉन्ड हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा तो बनेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये बात यहीं पे शुरू होती है और यहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये सिन गैस है या वाटर गैस है, क्यों कहा गया, इसको, इस बात को समझिए। एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन सॉलिड ले लिया आपने, कोयला गर्म है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया, पानी का छिड़काव करोगे ऑब्वियस है क्या निकलेगा, अनबॉन्ड है तो क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा, H2, क्या निकलेगा, H2। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 को कहा जाता है वाटर गैस या सिन गैस। क्यों, पहली चीज का कोयला गर्म था, उसके ऊपर आपने पानी का छिड़काव किया तब ये बना, इसलिए आपने कहा वाटर गैस। अब सिन गैस क्यों कहा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका लॉजिक जाके मिलता है कि CO प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या बनाते हैं, CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, वुड स्पिरिट, पॉइजनस इन नेचर, एल्कोहल फिनॉल ईथर, चैप्टर का नाम है जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है। फिर से सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं, वाटर गैस इसलिए कहा गया इसको क्योंकि कार्बन सॉलिड लिया, मतलब कोयला लिया आपने खौलता हुआ, उसके ऊपर पानी डाला,
वो अगर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है तो क्या बनाएगा, CO प्लस H2। अब CO प्लस H2 जो है इसको सिन गैस भी बोला जाता है, वाटर गैस भी, वाटर से बना इसलिए वाटर गैस। सिन गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को यू बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे CO प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बात लिखती है, क्या बनाता है, वुड स्पिरिट, बोले तो मिथाइल अल्कोहल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिन गैस। तो एक होता है वाटर गैस या सिन गैस। सिन गैस क्यों बोला, क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गैस, CO प्लस N2 को हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कार्बाइड्स, देखो कार्बाइड्स तीन तरह के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डीएनए ब्लॉक। आयोनिक जो होता है, अगर हम बात करें आयोनिक के बारे में अभी मैं समझाऊंगा, ये भी ऑर्गेनिक की आपकी बात समझा देगा। आयोनिक एक होता है कोवेलेंट कार्बाइड। कोवेलेंट कार्बाइड का एग्जांपल है कार्बोरेंडम। क्या है, कार्बोरेंडम, SiC। हर सिलिकॉन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4, टेट्राहेड्रली अटैच्ड है, और हर कार्बन किससे जुड़ा होगा, फर्दर 4 कार्बन से। तो ये क्या होता है, ये कहा जाता है कोवेलेंट कार्बाइड। अब इंटरस्टिशियल कार्बाइड क्या है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, बीच का स्पेस क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें कौन बैठ सकता है, स्मॉल साइज नॉन मेटल। स्मॉल साइज नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, समझ रहे हो, वो स्मॉल साइज इस जगह पे जब जाके बैठेगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। अब देखो कार्बाइड सबको नहीं कह सकते, अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, अगर मान लो यहां पे कार्बन जाके बैठा तो क्या बना जाए, क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। और इसका एग्जांपल क्या है, TiC, टाइटेनियम कार्बाइड, जो हमारे डीएनए ब्लॉक में लिखा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को। एक होता है आयोनिक, एक होता है आयोनिक। अब आयोनिक समझना, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको क्या बोलते हो तुम लोग, एसिटाइलिन बोलते हो या नहीं बोलते हो, अरे बोलते हो। तो ये देखो CaCO2 को एसिटाइड बोल दिया है, क्या बोल दिया है, एसिटाइड। समझ रहे हो, इसको पानी में डालोगे, ये देखो क्या बना, C2H2। C2H2 को क्या बोलते हो, एसिटाइलिन, तो यहां से नाम बना दिया एसिटाइड। ठीक है, आगे आ जाओ। एक बात तो, इसको क्या बोलते हो, मेथेन बोलते हो, तो यहां पे क्या नाम बोल दिया, मेथेनाइड। समझ रहे हो, यहां से क्या बन रहा है, मेथेन, तो क्या बोल दिया, मेथेनाइड। और अगर हम बात करते हैं यहां पे देखो, ये क्या है, C3H4। अब C3H4 को एक बात मुझे बताओ, C डबल बॉन्ड C, इसको ये कौन सा पोजीशन है बताओ, अलाइल, अरे अलाइल है या नहीं है, इनऑर्गेनिक इसको भी अलाइल मानता है, इसको भी अलाइल मानता है। देखो ना C3H4 बना है, ढंग से देखो, वरना रटते रहोगे। अगर ये बात समझ ली है ना तो फिर तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं समझे तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। देखो C3H4 क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, 3 हाइड्रोजन यहां लगाओ, अरे आना बोलो भाई। तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन को अगर एसिटा क्या बोलते थे आप लोग, अलाइल, तो इसको भी इनऑर्गेनिक कहता है, अलाइल ही बोलेंगे। तो ये देखो ये क्या बना है, यहां पे अगर हम बात करें, ये देखो यहां पे ये अलाइल ग्रुप बना है या नहीं बना है, ये मुझे बताओ, बना है, नाम क्या बना है, अलाइले ईड, जो भी है नाम पढ़ लेना, बहुत लंबा नाम है। अलाइल बस नाम याद रखना है, यहां से आया अलाइल, यहां से आया मेथेन, यहां से क्या आया, एसिटेलाइड। एक्चुअल में ये ऑर्गेनिक सही नाम है। C ट्रिपल बॉन्ड C को कहते हो आप क्या, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइलिन इसे ही बोलते हो ना। तो ये देखो यहां बनता हुआ है, तो इसका नाम क्या रख दिया, एस्टाइल। और यहां पे अगर हम बात करें, इसका नाम क्या रख दिया, मेथेनाइड, और इसका नाम क्या रख दिया आपका, तो यहां पे अलाइले एंडी, हाँ मतलब जो भी है, अलाइले एंडी, हाथ तोड़ के पढ़ लो, अब क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा नाम है, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, अलाइल वर्ड बस आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पे अलाइलेडीन बोलोगे, कहां पे आप बोलोगे मेथेनाइड बोलोगे, कहां पे एसिटाइलाइड बोलोगे, ये बस आपको पता होना चाहिए। तो ये कहां से, यहां से देख के हम बताएंगे। जैसे C2H2 दिख गया तो मैं बोलूंगा कि उसका नाम क्या है, कौन सा एसिटाइलाइड, कौन सा, कैल्शियम एसिटाइलाइड। इसका नाम क्या है, मेथेनाइड, इसका नाम क्या बन जाएगा, अलाइलेडीन, जो भी नाम हुआ, मैं पढ़ना यार। अब आयनिक कौन बनाता है, जितने एस ब्लॉक है प्लस अल्युमिनियम के जितने कार्बाइड्स होंगे। कार्बाइड्स का मतलब क्या है, C-4 का जोड़ना, C-4 का जोड़ना। अब कैसे जोड़े, मान लो अगर Ca+2 दे दिया, इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में, क्या बना, Ca4 C, सॉरी C2 Ca4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो क्या लिख दोगे, Ca2C। Ca2 कैसे लिख दिया बे, एक मिनट, Ca+2
और ये कितना हो गया C-4, इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, क्या बन गया ये? तो ये बन गया तुम्हारा Ca4C2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, उल्टा कर लेना, उसको सही कर लेना। ठीक है, बात समझ में आई? कि अगर हम इसकी बात करते हैं, वैसे ये C2 पता है कौन सा वाला है? ये C2 वो वाला नहीं है, C-4 वाला नहीं है, ये C2 है C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी माइनस इधर भी माइनस वाला। आपस में इन लोगों ने देखो -4, ऐसे देखो ऐसे देखो, आपस में इनके ऊपर कितना चार्ज था? एक बात बताओ, इसके ऊपर -4 था, इसके ऊपर -4 था। मान लो इन लोगों ने आपस में 3-3 बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग कर ली, तो अब ये क्या बन चुके हैं बताना जरा? C2-2, और C2-2 का मतलब क्या हो गया? C2-2 प्लस Ca+2, इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, CaC लिख देना यहां पे। अगर हम बात करें प्लस वाटर में डाला तो ये क्या बना? C2H4, तो यहां से रिजल्ट निकाल के हमने क्या नाम लिखा उसका? एसिटिलाइड। इसका क्या नाम लिखा? मेथेनाइड। प्रोडक्ट के बेसिस पे नाम लिखा है, हालांकि ये पूछेगा नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए गलती से कभी अगर रिएक्शन दे दे और इनका नाम दे दे, पूछने के चांसेस कम है, कभी नाम दे दे तो आप प्रोडक्ट में बस देखना बन क्या रहा है। C2H2 बन रहा है, अच्छा एसिटाइलिन, मतलब एसिटाइल वाला आंसर मारो। अगर मेथेन बन रहा है, मेथेन वाला आंसर मार रहा हूं। अगर हम बात करें C3H4 दिखा तो क्या? अलाइलेट डीन वाला। कई दफा नाम पूछता है और हम भूल जाते हैं, तो प्रोडक्ट देखो, आंसर देखो। अब अगर हम बात करें कार्बाइड्स कितने तरह के? 3। आयोनिक याद नहीं रखना है, कोवेलेंट के लिए एक याद रखना, क्योंकि कई बार सवाल ये पूछा गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कोवेलेंट कार्बाइड, और उसमें कार्बोरेंडम लिख के छोड़ दिया जाता है, तो कार्बोरेंडम आपको पता होना चाहिए। कई बार आप लोगों में से जब टेस्ट दिया होगा तो आपको ये सवाल दिखा होगा। तो आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल तो एनसीईआरटी में गिवन है, गिवन तो ये भी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको याद करके जाना है, आपको प्रोडक्ट के बेसिस पे अंदाजा लगाना आना चाहिए कि नाम क्या बनेगा। बस इतना पता है तो आपका काम हो जाएगा। यहां आने के बाद CO2, CO एंड कार्बाइड्स तीनों खत्म। ग्रुप नंबर 14 में इससे ज्यादा सिर्फ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। यही था ग्रुप नंबर 14। अब ग्रुप नंबर 15 आ जाओ। इसमें भी मैं बता दूं ग्रुप नंबर 14 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? I2O5 वाली एक बात इंपॉर्टेंट है, और एक I2 वाली बात इंपॉर्टेंट है, और एक वो वाली ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाली बाइंडिंग एफिनिटी वाली बात। ये 3 बातें केवल इंपॉर्टेंट है। CO2 को ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बाइड्स की, तो कार्बाइड्स 3 तरह के, आयोनिक, कोवेलेंट, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल ऑलरेडी कर चुके हो, कहां पे? डी ब्लॉक में। इंटरस्टिशियल कार्बाइड का एग्जांपल टाइटेनियम कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड का एग्जांपल कार्बोरेंडम। और अगर हम बात करें आयोनिक, जितने एस ब्लॉक वाले हैं प्लस अल्युमिनियम, ये क्या बनाते हैं हमेशा? आयोनिक कार्बाइड्स। बस छापिए इसको, खत्म ग्रुप नंबर 14। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। वैसे मैं आपको बोलूं, इसको भी इग्नोर करके चलना, पहले ही बोल दिया कार्बाइड्स बहुत ज्यादा कम चांस है, ये बस पता होना चाहिए। वाटर और सिन गैस और ये रिएक्शन मत भूलना, यहां नहीं ऑर्गेनिक में दी गई है। दूसरी चीज, प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? CO+N2, बस इतना याद रख लो। ये इनके बारे में, अच्छा ये वाली बात याद रखना, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगी। और एक तो ये वाली बात बाइंडिंग एफिनिटी वाली, एंड वन मोर कि एस्टिमेशन के लिए क्या यूज किया जाता है। कहां से नोट करना है? यहां से। ये हो गया, ये चलिए इसको नोट कीजिए। ग्रुप 14 समाप्त हो चुका है। हाँ? MN और FE मतलब? हाँ, क्या ज्यादा होता है? IP देख लो, कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक का क्या बन रहा है? 4s2, सॉरी 4s1 3D कितना हो जाएगा? 4s1 3D कितना हो जाएगा? Fe 3D, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना? हाँ, तो Fe कितना हो जाएगा? 3D 6, 4s1, और दूसरा क्या है? Fe+2, उसके अंदर से कहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? Fe+2 का मतलब क्या हुआ? 4s का इलेक्ट्रॉन गायब है ना अब? हाँ, 3D से एक जगह थर्ड शेल से निकाल रहे हो, एक जगह फोर्थ शेल से निकाल रहे हो। मैं समझ गया, हाँ, वैसे नहीं सोचना है। वो ये देखो, पहले शेल देखो ना, शेल देख लिए, अब आओ ना सब शेल पे। शेल जब सेम हो जाए तब सब शेल चेक करते हैं।
15, 16, 17 कल 15 और 16 वैसे आज ही शुरू हो जाता। कर दें कर दें कर दिए तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। प्लीज इसको पढ़ के आओ पहले। ये देखो ये है तुम्हारा, ज्यादा नहीं है, ग्रुप नंबर 15 और 16। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, आईपी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साथ ही चलेंगे ये। फिर आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल। फिजिकल और केमिकल के बाद इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट, एनामोलस बिहेवियर, कोवेलेंसी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी विथ H2 ड्रैगो कंपाउंड, बीपीएमपी बेसिसिटी रिड्यूसिंग नेचर, रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ X2, खत्म। यही है, कंपैरिजन में ही चलेगा ये ग्रुप नंबर 15 और 16। एनीवे हम इसको एक काम करते हैं, सेलेक्ट ऑल, ये प्लीज करके आइए। 13 और 14 खत्म हो गया है। 11th की एनसीईआरटी प्लीज फिनिश कर लीजिएगा। कल जो है 15 और 16 का एनसीईआरटी प्रिंट करके जरूर ले आना क्लास में। हाँ 15 और 16 दोनों ले आना, क्योंकि दोनों पैरेलल ही चलने वाले हैं। ठीक है, ये लो, चलो। कौन सा ग्रुप? हाँ MG+2 ना, करा देंगे वो तो। अब जब इसी पहले खत्म करा देते हैं।